ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਬਾਈ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਬਾਈ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ। ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜੀ? ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ? ਫੈਮਿਲੀ ਵਧੀਆ? ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਹਾल चाल? ਆਪਾਂ भी एकदम ਵਧੀਆ जी। आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग है, दुआएं हैं, बहुत सारा प्यार है, सब कुछ ज़बरदस्त चल रहा है जी, बहुत बढ़िया चल रहा है जी। अच्छा, कई बच्चे मुझे कई दिन से कह रहे हैं सर जय माता दी बुलवाया करो आप। तो जय माता दी बोल रो, राम राम जी बोल दो, जय हनुमान जी बोल दो, जय गणेश जी बोल दो। बोलो क्या बुलवाना है? ठीक है, बोलोगे जय माता दी? साथ बोलोगे? चलो बोलो फिर। अगले वाले जय माता दी, पिछले वाले जय माता दी, सभी बोलेंगे जय माता दी। मैंने सुनिया जय माता दी, ओमकार भी बोले जय माता दी, रोहित बोले जय माता दी, कांशा बोले जय माता दी, नेहा भी बोले जय माता दी, अमनप्रीत भी जय माता दी। ठीक है, बच्चा कह रहे बाकी बच्चे, हाँ तो ऐसा करेंगे 2 घंटे का ना पूरा जगराता रखेंगे और 2 घंटे में जितने बच्चे हैं सबके नाम ले लेके जय माता दी बुलवाऊंगा। ठीक है, इधर देखो ध्यान से नालायकों। चलो जी। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था रिवैल्यूएशन का। रूल नंबर 32 का सब रूल नंबर 2 हम कंप्लीट कर चुके थे। उसके मैंने कई प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी घर से होमवर्क दिए थे, यहाँ भी डिस्कस किए थे और घर से भी होमवर्क दिए थे, वो भी कंप्लीट करेंगे। अब रूल नंबर 32 एक तो फटाफट पहले आज कंप्लीट करेंगे। 33, 34 और 35 ये भी आज हम कंप्लीट करके वैल्यूएशन का चैप्टर हम पूरा पैकअप कर देंगे जी। ठीक है जी, आज हमारा चैप्टर वैल्यूएशन पूरा खत्म हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास से हम अपनी नए चैप्टर के साथ नई क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले हाथ जोड़ लो सारे बच्चे जी, फटाफट से प्रार्थना करते हैं भगवान जी की, फिर हम आते हैं चैप्टर के ऊपर। 1 2 3 स्टार्ट। सारे बच्चे हाथ जोड़ो जी अच्छे से। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। चलो जी, और ही फटाफट से क्लास स्टार्ट करते हैं जी। प्रार्थना हमारी खत्म हो चुकी है। एक बार फटाफट से ऐसा करते हैं, लास्ट क्लास की रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने लास्ट क्लास में किया है जी। ठीक है जी, अब लास्ट क्लास में चैप्टर वैसे हमने स्टार्ट किया हुआ था रिवैल्यूएशन का जी। अब वैल्यूएशन के चैप्टर के ना मैंने आपको 2 क्वेश्चन मेरे ख्याल से होमवर्क दिए थे और कई बच्चों ने मुझे होमवर्क भेजा। उनका मैं एक बार नाम बोल दूँ जी। यतिन, चिराग, दीपांशु, रश्मि, अमनप्रीत, प्रीतेश, रोहित, शुभम, अरविंद, मुस्कान, हर्षित, नमन, आकांक्षा, महेश, मिताली, पुलकित, कृति, दीपशिका, नमन और क्या नाम है, सिद्धि। ठीक है जी, इन बच्चों का मैंने होमवर्क देखा था जी और बाकी बच्चों ने, कईयों ने होमवर्क भेजा हुआ है, सुबह सुबह भेजा है तो मैं उनके मैसेज चेक नहीं कर पाया, बट आप सबके आंसर ऑलमोस्ट सही है जी। सबने आंसर बिल्कुल परफेक्ट किए हैं। एक बार फटाफट से उन दोनों क्वेश्चन, होमवर्क वाले क्वेश्चन को फटाफट से कंप्लीट करते हैं और देन फिर स्टार्ट करेंगे इसका जो अगला सब रूल होगा ना, एयर ट्रैवल एजेंट वाला, जो कल मेरे ख्याल से हमने नोटिंग कर ली थी, उसका मेरे ख्याल से क्वेश्चन हमने शायद नहीं किया था जी। ठीक है, क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इधर देखो ध्यान से। अब एक बार ना फटाफट से बता दो, जो हमने रूल स्टार्ट किए हैं वैल्यूएशन के, आपको मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको वैल्यू निकालनी होगी आप कहाँ पे जाओगे, सेक्शन 15 के पास जाओगे। सेक्शन 15 के टोटल मिला के आपके 5 सब सेक्शन है। 15(1) हो गया, 15(2) हो गया, 15(3) हो गया, 15(4) हो गया, 15(5) हो गया। 15(1) में 15(2) ऐड करोगे, 15(3) माइनस करोगे, आपकी वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी। 15(4) ये बात कहता है कि अगर तुम्हारी वैल्यू 15(1) में कैलकुलेट नहीं हो रही, उस केस में 15(4) के पास आ रहा हो, रूल नंबर 27 से लेकर 31 तक रूल्स फॉलो कर लो, तुम्हारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। 15(5) कहता है कि कुछ स्पेशल केस होंगे जहाँ पे वैल्यू निकालने का तरीका अलग से नोटिफाइड करेंगे और वो जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन से फाइनली 2 नोटिफिकेशन आ चुकी हैं। एक तो
रूल नंबर 31 कैपिटल ए और एक रूल नंबर 32। अब अगर मैं रूल नंबर 31 कैपिटल ए की बात करूंगा, वो किस केस में लगेगा जी? लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्स रेसिंग वाले केस में लगेगा। लॉटरी वाले केस में सिंपल सा मुद्दा है जी। लॉटरी वाले केस में गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि भैया अगर आपने लॉटरी की वैल्यू निकालनी है, उस केस में पहली बात तो हर केस में 28% रेट लगेगा। अब गवर्नमेंट ये नहीं कह रही डायरेक्टली वैल्यू का 28 लगा दो, गवर्नमेंट कह रही कि जो भी तुम्हारी वैल्यू होगी ना, उसको मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 128 करोगे, फिर तुम्हारी वैल्यू निकल के आएगी। बट यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि जितनी भी लॉटरी की टिकट आपकी बिकेंगी, उसमें कौन सा प्राइस हम कंसिडर करेंगे? तो गवर्नमेंट कह रही जो आपकी फेस वैल्यू होगी वो, और जो भी प्राइस नोटिफाइड होगा ऑफिशियल गैजेट में वो, इनमें से जो भी हायर होगा ना, उसके बेस पे वैल्यू कैलकुलेट करके फिर मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 128 करोगे। गवर्नमेंट ने रूल नंबर 31 में ए में ये कहा था। फिर अगर वैल्यू निकालनी है बैटिंग की, गैम्बलिंग की, हॉर्स रेस की, तो फिर जितनी उसकी फेस वैल्यू होगी उसी के बराबर आपकी वैल्यू निकल के आएगी, ये गवर्नमेंट यहाँ पे कहती है जी। फिर ये सारे पॉइंट कंप्लीट करने के बाद ना अगला हमने कह रही रूल नंबर 32। अब अगर मैं रूल नंबर 32 की बात करूंगा, उसके कई सारे सब रूल है नहीं। पहला सब रूल तो सिंपल सी बात कहते हैं कि पहली बात ये रूल जो है वो ऑप्शनल है, वो मैंडेटरी नहीं है, मतलब तुम नॉर्मल प्रोविजन फॉलो कर सकते हो, साथ में ये प्रोविजन भी फॉलो कर सकते हो। अब ये रूल नंबर 32 किन किन केस में एप्लीकेबल होगा? इसका सब रूल नंबर 2 जो है वो मनी चेंजिंग वाले केस में एप्लीकेबल होगा जी। रूल नंबर 32 का सब रूल नंबर 2 मनी चेंजिंग वाले केस में एप्लीकेबल होगा। अगला फिर एयर ट्रैवल एजेंट वाले केस में एप्लीकेबल होगा। उससे अगला फिर आपका एप्लीकेबल होगा लाइफ इंश्योरेंस वाले केस में एप्लीकेबल होगा। अगला फिर मार्जिन स्कीम है, अगर कोई सेकेंड हैंड एसेट परचेस करके सेकंड हैंड एसेट आके बेचोगे, उस केस में एप्लीकेबल होगा। फिर लास्ट में आपका होगा वाउचर वाले केस में, और फिर लास्ट में होगा डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन वाले केस में, जो प्रैक्टिकली अभी रेलिवेंट नहीं है। फिर ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद ना सबसे पहले हमने मनी चेंजिंग वाला केस स्टार्ट किया। अब अगर मैं मनी चेंजिंग की बात करूंगा तो मैंने पहले भी कहा था कि मनी आपकी ना तो गुड्स में कवर है और ना ही सर्विस में कवर है, उस पे जीएसटी की बातें नहीं कर रहे। मनी चेंज करने में जो आपने मार्जिन कमाया होगा उस मार्जिन पे जीएसटी की बातें कर रहे हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, 1 लाख रुपए को अगर मैंने डॉलर में कन्वर्ट किया, या डॉलर है उसको मैंने रुपीज में कन्वर्ट किया, तो डॉलर को रुपीज में, रुपीज को डॉलर में कन्वर्ट करने में जो बैंक वालों ने या जो मनी चेंजर वाले होते हैं उन्होंने जो मार्जिन अर्न किया होगा, उस मार्जिन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए गवर्नमेंट ने करी हमारे पास ना सब रूल नंबर 2 में 2 मेथड है। एक तो मेथड नंबर 1 है, मेथड नंबर 2 है। अब मेथड 1 या 2 में से कोई भी तुम मेथड फॉलो कर सकते हो जहां तुम्हें बेनिफिट होगा, मतलब जहां तुम्हारी वैल्यू कम निकल के आएगी उसके बेस पे तुमने मेथड फॉलो करना है। सबसे पहले मेथड नंबर 1 की बात करते हैं। याद करो मेथड नंबर 1 का जो कल मैंने आपको डायग्राम बनाया था, मेथड नंबर 1 के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपको 2 केस देखने नहीं। पहली बात, आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो उसमें एक करेंसी इंडियन करेंसी है या नहीं है। अगर एक करेंसी इंडियन करेंसी है तो उस केस में ट्रीटमेंट अलग करोगे। अगर कोई भी करेंसी इंडियन करेंसी नहीं है उस केस में ट्रीटमेंट अलग करोगे। अगर कोई करेंसी इंडियन करेंसी है, मान लो डॉलर से रुपीस है, रुपीस से डॉलर है, रुपीस से येन है, येन से रुपीस है, मतलब कोई एक करेंसी इंडियन रुपीस है। अब अगर एक करेंसी इंडियन रुपीस होंगे तो फिर आप चेक करो जिस करेंसी में एक्सचेंज करने जा रहे हो उस करेंसी का रेफरेंस रेट अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ना हर कंट्री के काफी सारी करेंसी हैं, उनके सबके रेफरेंस रेट नहीं आते। अब गवर्नमेंट कह रही कि जिनके रेफरेंस रेट आते हैं फिर तो कैलकुलेशन उसके बेस पे कर लो, बट जिस करेंसी का रेफरेंस रेट ही अवेलेबल नहीं है तो वैल्यू तो वहां भी कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू वहां निकालने का तरीका अलग होगा। अब अगर आपके रेफरेंस रेट अवेलेबल हैं तो उस केस में गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपने फॉरेक्स को परचेज किया, अगर आपने फॉरेक्स को परचेज किया, मतलब अगर मनी चेंजर ने या बैंक ने फॉरेक्स को परचेज किया है तो फिर रिजर्व बैंक का रेट माइनस में बाइंग रेट, जो भी आपका डिफरेंस होगा उसको यूनिट से मल्टीप्लाई करके तुम्हारी वैल्यू निकल के आ जाएगी। और अगर फॉरेक्स आपने सेल किया होगा तो सेलिंग प्राइस में से अगर रिजर्व बैंक का रेट माइनस कर दोगे तो जो यूनिट्स होंगी उसके वजह से आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये तब होगा अगर रिजर्व बैंक का रेफरेंस रेट अवेलेबल है। बट अगर मान लो रिजर्व बैंक का रेफरेंस रेट अवेलेबल ही नहीं है उस केस में क्या होगा? फिर गवर्नमेंट कहते हैं कि अगर रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं होगा ना तो अलग अलग करेंसी का, जी ध्यान सुना, सॉरी हाँ, अगर रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं होगा तो फिर जितना आपने ग्रोस अमाउंट एक्सचेंज किया होगा, जो भी आपने ग्रोस अमाउंट एक्सचेंज किया होगा उसका 1% निकाल के वो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। बट अगर मान लो कोई भी करेंसी इंडियन करेंसी नहीं है, जैसे एग्जांपल के तौर पे जी मान लो डॉलर को पाउंड में कन्वर्ट किया, पाउंड को डॉलर में कन्वर्ट किया, पाउंड को येन में कन्वर्ट किया, येन को डॉलर में कन्वर्ट किया, मतलब कोई भी करेंसी बीच में इंडियन करेंसी नहीं है, तो अगर कोई करेंसी इंडियन करेंसी नहीं होगी तो गवर्नमेंट कह रही इनमें से जो भी लेस होगा ना उसकी वैल्यू का 1% वैल्यू निकालो। किसमें से लेस होगा? गवर्नमेंट कह रही कि अगर दोनों में से कोई करेंसी इंडियन करेंसी नहीं है तो इन दोनों के अलग अलग रेफरेंस रेट होंगे। तो डॉलर है, येन है, डॉलर को उससे मल्टीप्लाई करो, येन को उससे मल्टीप्लाई करो, जो भी वैल्यू कम आएगी उसका 1% निकाल के वो तुम्हारी वैल्यू निकल के आएगी। ये गवर्नमेंट यहाँ पे कहना चाहती है। ये बातें हमने लास्ट क्लास में की थी। अब फिर गवर्नमेंट कहते हैं कि अगर तुम मेथड 1 फॉलो करना नहीं चाह रहे तो मेथड 2 के पास आ रहो। मेथड 2 बिल्कुल सिंपल है, वो कह रहा तुमने टोटल मनी
कितनी एक्सचेंज करवानी है वो बताओ। अगर तुम्हारी मनी एक्सचेंज 1 लाख रुपए तक है तो जितनी मनी एक्सचेंज करवानी है उसका 1% और 250 रुपये विच अगर हायर ये तुम्हारी वैल्यू निकल के आएगी। अगर तुम्हें मनी चेंज करवानी है 1 लाख से ऊपर 10 लाख तक, तो 1 लाख तक 1000 तो है ही है। अब जितनी वैल्यू 1 लाख से ऊपर होगी उसका 0.5% वैल्यू निकाल के ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। और अगर आपने मनी चेंज 10 लाख से ऊपर करवानी है तो 5500 तो ऊपर तक आएगा। अब जितनी वैल्यू 10 लाख से ऊपर होगी उसका 0.1% और 60,000 विच एवरेज लेस जो बनेगा ना, ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी। ये बातें हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट की थी जी, ठीक है जी। अब बाइंग रेट क्या होता है, सेलिंग रेट क्या होता है, ये सारी बातें डिटेल में कल हम समझ चुके हैं जी। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ चुकी होंगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। पक्का पक्का लो जी। अब एक बार चेक करना इसके एग्जाम्पल फिर हमने यहाँ पे किए थे नहीं, मेरे ख्याल से ये वाला एग्जाम्पल तो हम कंप्लीट कर चुके थे शायद, मेरे ख्याल से ये वाला एग्जाम्पल हम कंप्लीट कर चुके थे। यस, ये वाला एग्जाम्पल हम कंप्लीट कर चुके थे। ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको होमवर्क दिया था, मुझे याद आ रहा है जी। एक तो ये वाला एग्जाम्पल होमवर्क दिया था और एक ये वाला एग्जाम्पल मैंने होमवर्क दिया था जी, ठीक है जी। आओ जी एक बार एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है क्या। एक बार चेक करना एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है जी। वीजी स्टडी हब प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन दिल्ली इज ए मनी चेंजर, मतलब मैं मनी चेंजर हूँ जी। इट हैज़ अंडरटेकन द फॉलोइंग परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेक्स फॉरेन करेंसी। पहला कह रहे हैं $1000 आर परचेज फ्रॉम राहुल एंटरप्राइज एट द रेट ऑफ 68 पर $, और रिजर्व बैंक का रेफरेंस रेट अवेलेबल जो है वो मान लो 68.60 है जी। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब वो कह रहे हैं कि $1000 आपने परचेज किया। अब अगर $1000 मैंने बाय किया होगा तो मैंने क्या लगाया होगा जी, बाइंग रेट लगाया होगा। मैंने लगाया क्या होगा, बाइंग रेट लगाया होगा। तो अगर मैंने बाइंग रेट अब लगाया होगा तो गवर्नमेंट कह रही है कि बाइंग रेट तुम्हारा जो है वो कितना है, 68 है। और जो रिजर्व बैंक का रेफरेंस रेट है, मैं दोबारा बोलूंगा जी, जो रिजर्व बैंक का रेफरेंस रेट है वो 68.60 है। इसका मतलब क्या है कि मैं आगे से $1 बाय करता हूं 68 रुपए का। मैं दोबारा बोलूंगा जी, इसका मतलब यह कि मैं आगे से $1 बाय करूंगा 68 रुपए का, और ये डॉलर रिजर्व बैंक को मैं देकर आऊंगा 68 रुपए 60 पैसे का। भाई इसका मीनिंग यही तो है सर। एक बात मुझे सोच के बताओ, रिजर्व बैंक का रेफरेंस रेट 68 रुपए 60 पैसे का मतलब क्या है कि रिजर्व बैंक जो होगा $1 को 68 रुपए 60 पैसे का लेगा। एक बच्चा कहता है सर मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, फिर भैया सिंपल सी बात है, फिर डायरेक्टली लोग रिजर्व बैंक के पास क्यों नहीं जाते। सर आप सब जानते हो रिजर्व बैंक कभी भी नॉर्मल लोगों से डीलिंग नहीं करता। रिजर्व बैंक डीलर करेगा जो ऑथोराइज बैंक होंगे, ऑथोराइज डीलर होंगे, उनसे डीलिंग करेगा। वो नॉर्मल हमारे से डीलिंग नहीं करेगा, ठीक है। अब बैंक टू रिजर्व बैंक ये डीलिंग होगी, पब्लिक टू रिजर्व बैंक ये डीलिंग नहीं होगी। अगर आपको कभी मनी चेंज करवानी है, हमेशा आपको रिजर्व बैंक के पास नहीं जाना, हमेशा उन लोगों के पास जाना है जो गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किए हुए हैं। अब या तो वो नेशनलाइज बैंक होंगे, और कई सारे बैंक हैं जो मनी चेंजिंग का काम करते हैं। HDFC हो गया, ICICI हो गया, कई प्राइवेट बैंक भी हैं जो मनी चेंजिंग में काम करते हैं, और कई मनी चेंजर भी हैं जो मनी चेंज में काम करते हैं। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, अगर 68 रुपये यहाँ पे है, अब सोच के बोला बाइंग रेट 68 रुपये, रेफरेंस रेट 68 रुपये 60 पैसे है, तो कितना मार्जिन हो गया जी। आपने बोलो कितना मार्जिन हो गया सर, साफ क्लियर हो रहा है 60 पैसे मार्जिन हो गया। अब अगर 60 पैसे मार्जिन है और 1000 है तो मेरे ख्याल से वैल्यू जो होगी ना आपकी 600 रुपये की वैल्यू निकल जाएगी जी। अगर एक बार चेक करोगे $1000 परचेज किए 68 रुपये के, रेफरेंस रेट 68 रुपये 60 पैसे है, तो 60 पैसे की अर्निंग होगी, और अगर 60 पैसे मल्टीप्लाई 1000 तो 600 रुपये की अर्निंग निकल के आ गई। ये आपकी वैल्यू निकल के आ रही है जी। फिर कह रहे हैं आपने $2000 सेल किए, उस केस में सेलिंग कितना हो गया, 67.50 हो गया। अब रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है, अगर रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है उस केस में क्या करेंगे जी। अब अगर रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो मैंने कहा था जितनी आपने चेंज करवाई उसका 1% जो होगा वो तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी। 67.50 मल्टीप्लाई 2000। अब अगर 67.50 को मल्टीप्लाई 2000 करूंगा, एक बार कैलकुलेट करना जी। 67.50 मल्टीप्लाई 2000 तो ये आ गया 1,35,000 रुपये। अब अगर वैल्यू 1,35,000 रुपये निकल के आ रही है, इसका 1% अगर मैं निकालता हूँ तो मेरे ख्याल से 1350 रुपये, शायद 1350 रुपये वैल्यू आपकी निकल जाएगी सेकंड वाले केस में। अच्छा, फिर मैंने कहा था कि अगर रेफरेंस रेट अवेलेबल होता फिर क्या करते। ऑब्वियस बात है, फिर आपका सेलिंग प्राइस कितना 67.50, रेफरेंस रेट क्या है जी 67 रुपये है, मेरे ख्याल 67 है ना, तो 50 पैसे आपने कमा लिए। तो अगर मैं 2000 को 0.5 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा 1000 रुपये, आपकी वैल्यू 1000 रुपये निकल के आ जाएगी। काम खत्म हो गया। अभी पिक्चर बाकी है जी, अभी पिक्चर बाकी है। फिर वो कह रहे हैं डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अबव केस। अब ए में तो निकाल लिया, मुद्दा आता है बी का। अब अगर बी के अंदर वैल्यू निकालनी तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक बार चेक करना जी। अब यहाँ पे आपका रेट है 68 रुपये है, 68,000 रुपये हो गया ना,
क्योंकि अगर टोटल मनी एक्सचेंज करवानी है 1000 पे डॉलर है और 68 68,000 पे हो गया, तो मतलब 1 लाख तक है। तो अगर 1 लाख तक है तो 68,000 का 0.5 कितना आएगा जी, सॉरी 1%। 68,000 का अगर मैं 1% निकालूंगा, 68,000 का 1% निकालूंगा, तो आपकी वैल्यू आएगी 680 रुपये। ये वैल्यू आपकी निकल के आएगी जी, ठीक है जी। आपकी वैल्यू जो होगी वो यहाँ पे 680 रुपये वैल्यू निकल के आएगी पहले वाले केस में। अच्छा, सेकंड वाले केस में मनी चेंज कितनी करवानी है, 67.50। आंसर दो सर मुझे फटाफट से, 67.50 मल्टीप्लाई 2000 कितना हो गया जी, 1,35,000 हो गया। अब 1 लाख तो 1% मतलब 1000 तो ये हो गया, और 35,000 पर हो गया 0.5%। तो अगर 35,000 पे 0.5% है तो ये हो गया 35,000 0.5, ये हो गया 175 पे हो गया जी, 175 पे हो गया। मेरे ख्याल से 1175 पे आपकी वैल्यू निकल के आ रही है जी। यस, 1175 पे आपने वैल्यू निकाल ली है। आंसर आपके सामने लिखे हैं, ऑलमोस्ट सब बच्चों ने सही निकाली है जी। तो 1175 पे आपकी वैल्यू निकल के आएगी इस वाले केस में। ये सेकंड वाले केस में 1175 रुपये की वैल्यू है, इस वाले केस के अंदर मैंने क्या बोला, 680 रुपये की वैल्यू है जी। तो बताओ, ये क्वेश्चन था जी। अब झूठ मत बोलना, देखो झूठ मत बोलना, दिल पे हाथ रख के बताना, क्या रूल नंबर 32 का मनी चेंजिंग वाला पॉइंट मुश्किल है? सोच के बोला सर, झूठ मत बोलना, अपने दिल पे हाथ रख के बताना क्या मनी चेंजिंग वाला पॉइंट मुश्किल है? सर इससे आसान नहीं हो सकता। देखो मैं सही बता रहा हूं, जो मैंने डायग्राम आपको बनवा दिया ना, उससे आसान हो ही नहीं सकता, इतना तो मुझे पता है जी। अगर किसी बच्चे ने इस डायग्राम को भी, अगर इस डायग्राम को भी सही ढंग से पढ़ लिया ना, सही ढंग से पढ़ लिया, मैं कह रहा हूं इतना सिंपल बन जाएगा, इतना सिंपल बन जाएगा, इसकी कोई हद नहीं है। ठीक है जी। अब एक बार लास्ट क्वेश्चन पे आओ जी। लास्ट क्वेश्चन में कितना दिक्कत, देखो कितना आसान था जी। लास्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं वीजी स्टडी हब, सॉरी लास्ट क्वेश्चन है ये रहा। मिस्टर एक्स इज ए मनी चेंजर, हैज एक्सचेंज 10,000 टू इंडियन रुपी एट द रेट 64 पर डॉलर। अब अगर 64 पर डॉलर है तो कितने हो गए, 6 लाख, मेरे ख्याल से 6,40,000 पे हो गए जी, 6,40,000 पे हो गए ना। तो अगर मैं यहाँ पे 10,000 को 64 से मल्टीप्लाई करूँ, 6,40,000 पे हो गए। अब अगर 6,40,000 पे हो गए तो पहले तो हो गए 1,000 पे, ठीक है, फिर 1 लाख से ऊपर 10 लाख तक, तो 5,40,000, 5,40,000 का 0.5% अगर मैं निकालूंगा तो 2700 ही हो गए जी। तो 3700 रुपये की वैल्यू निकल के आ गई। बताओ यार, इतने गिरे गिरे क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं ना। बच्चे कह रहे सर इतने आसान क्वेश्चन बनते हैं, ये आसान पता है क्यों लग रहे हैं आपको, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया अच्छे से। नहीं तो सर अगर मैं डायरेक्टली क्वेश्चन दिखा देता ना, तो आप कहते सर ये है क्या। अब वो कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं डायरेक्ट से भी, और डायग्राम भी बना लिया ना, उसके बाद हमें आसान लग रहे हैं जी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो आपके सामने, 6,40,000 को कन्वर्ट करोगे इस तरह से आपके सामने आंसर निकल के आएगा जी। पैकअप कर दूं जी, मनी चेंजिंग वाले में कोई दिक्कत तो नहीं है, बस क्वेश्चन थोड़ा सा ये ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। कई बार क्वेश्चन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके आता है, तो अगर क्वेश्चन एक्सपोर्ट करके आएगा, एक्सपोर्ट का मतलब बाहर से पैसा इंडिया में आएगा, और उस पैसे को फिर हम क्या करेंगे, बैंक के पास लेके जाएंगे, तो बैंक उस पैसे को बाय करेगा, फॉरेन करेंसी बाय करेगा, उस केस में बाइंग रेट लगेगा बैंक का। ठीक है, और अगर हम इंपोर्ट करेंगे, यहां से पैसा बाहर जाएगा, तो हमें बाहर वाला पैसा लेना पड़ेगा, उस केस में बैंक डॉलर या कोई भी फॉरेन करेंसी सेल करेगा, फिर वहां पे सेलिंग रेट लगेगा। ठीक है, तो मतलब ये हमें ध्यान देना कि बाइंग रेट कहां लगेगा और सेलिंग रेट कहां लगेगा। ठीक है, तो जहां बाइंग रेट होगा कैलकुलेशन उसके बेस पे करोगे, और जहां सेलिंग रेट होगा कैलकुलेशन उसके बेस पे करोगे, बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है, तो फाइनली अब जाके जी रूल नंबर 32 जो है, सब रूल नंबर 2 हमारा खत्म हो जाता है जी। ठीक है, अब ये लॉटरी वाला क्वेश्चन तो हम कर चुके थे जी, लॉटरी वाला रूल नंबर 31 कैपिटल ए, ये भी हम कंप्लीट कर चुके थे। अब एक बार आना जी यहाँ पे, ये एयर ट्रैवल एजेंट वाला, इधर सुना ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सर एक बात मैंने सोच कर बताना, मैंने कल भी वैसे आपको बताया था कि गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि वैल्यू ऑफ सर्विस ऑफ बुकिंग ऑफ टिकट फॉर एयर ट्रैवल बाय एयर ट्रैवल एजेंट। मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपने एयर ट्रैवल मतलब कहीं बाहर घूमने फिरने की टिकट बुक करवाई है एयर ट्रैवल एजेंट से। अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है जी, आप में से अगर किसी की फैमिली ने या अगर आपने कभी भी एयर ट्रैवल एजेंट से एयर की टिकट बुक कराई हो, आपने चेक किया होगा वो कमीशन चार्ज करता है। अब वो कमीशन कितना चार्ज करेगा, या तो उस बेस पे जीएसटी पे कर दे, या वो रूल नंबर 32 में जो लिखा हुआ है उस बेस पे जीएसटी पे कर दे। अब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं विवेक कि अगर हम एयर ट्रैवल एजेंट पे जीएसटी की बात करेंगे ना, सबसे पहला हमारा काम होगा कि वो फेयर, मतलब जहां वो ट्रैवल कर रहा है वो डोमेस्टिक फेयर है या इंटरनेशनल फेयर है।
क्योंकि अगर वो डोमेस्टिक फेयर है फिर तो टिकट की वैल्यू इन कंपैरिजन टू इंटरनेशनल फेयर कम होगी, और अगर इंटरनेशनल फेयर है तो उसकी वैल्यू इन कंपैरिजन टू डोमेस्टिक फेयर ज्यादा होगी। तो उसके से वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो गवर्नमेंट कहते हैं कि अगर तुम्हारा डोमेस्टिक एयर ट्रैवल है तो जितना उसका बेसिक फेयर होगा, मैं दोबारा कह रहा हूं जी, जितना उसका बेसिक फेयर होगा उसका 5% ना तुम्हारी वैल्यू डीम्ड कर लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा सर बिल्कुल भी, मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि आपने इतना ही प्राइस चार्ज किया होगा या इतना ही मार्जिन कमाया होगा। गवर्नमेंट कह रही है हम ये कह ही नहीं रहे आपने इतना मार्जिन कमाया होगा, हम तो ये कह रहे हैं कि इतना मार्जिन मान लेंगे। मतलब जो तुम्हारा डोमेस्टिक फेयर होगा, जो तुम्हारा बेसिक फेयर होगा, डोमेस्टिक मतलब डोमेस्टिक ट्रैवल का बेसिक फेयर होगा, उसका 5% तुम्हारी वैल्यू है। और अगर इंटरनेशनल एयर ट्रैवल कर रहे हो जी, मतलब इंडिया से बाहर से इंडिया में आ रहे हो, उस केस में जो तुम्हारा बेसिक फेयर होगा उसका 10% जो होगा ये मार्जिन मान के उसके वैल्यू कैलकुलेट कर देंगे। अच्छा अब सुना ध्यान से, अब एग्जाम में गलती क्या हो सकती है? एग्जाम में गलती हो सकती है, एक बात में सोच के बताना चाहिए, एक बात सोच के बताओ, क्या बेसिक फेयर और जो टोटल वैल्यू ऑफ टिकट होती है टीवीटी, मान लो टीवीटी, और अगर मैं बीएफ की बात करता हूं जी, मान लो बेसिक फेयर की बात करूं या टीवीटी की बात करूं, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है क्या बेसिक फेयर और टोटल वैल्यू ऑफ टिकट जो है, क्या ये दोनों सेम होती हैं अलग अलग होते हैं? अलग अलग होते हैं जी। क्या मेरी फैमिली के किसी बच्चे ने कभी एयर ट्रैवल मतलब टिकट बुक कराई है जी? आपने कभी आपने फ्लाइट की टिकट बुक कराई हो? किस किस बच्चे ने बुक कराई है एक बार बताना जी, किस किस बच्चे ने फ्लाइट की टिकट बुक कराई है जी, बताओ। कई बच्चे कह रहे हैं सर हमने कराई है, अच्छा अगर आपने कभी फ्लाइट की टिकट बुक कराई है, अब अगर आपने कभी फ्लाइट की टिकट बुक कराई है, आप चेक करना जी उस प्राइस में ना, उस टिकट में बेसिक फेयर के साथ साथ कई सारे चार्जेस और भी होते हैं। ऐसा करना, मेरे कहने पर एक बार टिकट चेक कर लेना, उस बेसिक फेयर के साथ कई सारे चार्जेस और भी होते हैं, फिर जाके टोटल टिकट की वैल्यू निकलती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं सर? क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि 5% ऑफ वैल्यू ऑफ टिकट या 10% ऑफ वैल्यू ऑफ टिकट, वो वैल्यू ऑफ टिकट की बात नहीं कर रहा, वो कह रहे जो बेसिक फेयर होगा ना, जो बेसिक फेयर होगा उस वैल्यू का 5% कैलकुलेट करना है, तुम्हारी टिकट की वैल्यू चाहे कितनी भी हो। तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा वो कंफ्यूज करेगा, कंफ्यूज कैसे करेगा? देखो जी, मिस्टर बादाम इज एन एयर ट्रैवल एजेंट, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, आपको टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कितनी जी? देखो कह रही है यहाँ पे चेक करना जी, बेसिक फेयर आपको 1,20,000 रुपये का दिया हुआ है, अदर चार्जेस एंड फीस 8,000 रुपये के दिए हुए हैं, और टैक्सेस आपको 4,000 रुपये के दिए हुए हैं। ठीक है, आप सोच समझ के बोला, टोटल मिला के कितने हो गए? 132। अब जो टिकट की वैल्यू है वो 1,32,000 रुपये है। मैं दोबारा बोलूंगा, जो उसने टिकट के मुझसे चार्ज किए 1,32,000 रुपये चार्ज किए, जिसमें बेसिक फेयर 1,20 है, 8,000 रुपये अदर चार्जेस है और 4,000 रुपये टैक्सेस है। तो जब मुझे इस रूल नंबर 32 के अंदर वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो क्या 132 का 5% निकालूंगा या 120 का निकालूंगा जी? क्योंकि मैंने क्या बोला, जितनी वैल्यू बेसिक फेयर की होगी, जो वैल्यू बेसिक फेयर की होगी उसका 5%, उसका 10% कैलकुलेट करोगे, तो अदर चार्जेस होंगे वो हमारे किसी काम के नहीं होंगे। तो यहां पे बस एक बात ध्यान देना जी, ये 120 जो है, ये 120 जो है इसका निकाल दोगे आप 5%, और इंटरनेशनल जो है आपका 4,40,000 रुपये, इसका निकाल दोगे 10%। इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट होगी। ये दोनों खर्चे होंगे ना, ये दोनों खर्चे ये हमारे वैल्यूएशन में किसी काम के नहीं होंगे, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कहीं आप एग्जाम में गलती ना कराओ, क्योंकि एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन दिया होगा, कई बार हम जल्दबाजी में क्या करते हैं, हम फटाफट इसका 5 इसका 10 निकाल देते हैं। गवर्नमेंट कहती नहीं, आप अगर लो को चेक करोगे जी, ये देखो आपका बेयर लो है ना, रूल नंबर 32 के सब रूल नंबर 3 में देखो क्या लिखा है, द वैल्यू, एक बार पढ़ो फटाफट से, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू बुकिंग ऑफ टिकट फॉर ट्रैवल बाय एयर प्रोवाइडेड बाय एन एयर ट्रैवल एजेंट शैल बी डीम्ड टू बी एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 5% ऑन द बेसिक फेयर इन केस ऑफ डोमेस्टिक बुकिंग। फिर कह रहे हैं एंड द रेट ऑफ 10% ऑफ बेसिक फेयर इन केस ऑफ इंटरनेशनल बुकिंग ऑफ पैसेंजर फॉर ट्रैवल बाय एयर। अब ये बेसिक फेयर का मतलब क्या है? बेसिक फेयर मींस दैट पार्ट ऑफ द एयर फेयर ऑन विच कमीशन इज नॉर्मली पेड टू द एयर ट्रैवल एजेंट बाय द एयरलाइन। ऑब्वियसली बात है भाई, जो आपका बेसिक फेयर होगा उसी के पॉइंट पर हम कमीशन पे करेंगे, तो गवर्नमेंट कह रही है उसी पर, मतलब बेसिक फेयर पर ही हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। तो हमारा रूल नंबर 32 का सब रूल नंबर 3 है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का आओ जी, एक बार लिखो फटाफट से जी, लिखो जी। अब जितने भी अगले रूल है ना वो सारे छोटे छोटे हैं बिल्कुल। मेन बड़ा रूल मनी चेंजिंग वाला था, वो हमारा पैकअप हो गया जी। आओ जी इसको उतारना स्टार्ट करो। वैल्यू ऑफ सप्लाई
या वैल्यू ऑफ सर्विस ऑफ बुकिंग ऑफ टिकट्स फॉर एयर ट्रैवल बाय एयर ट्रैवल एजेंट। कर दूं जी ऊपर। अलग अलग लेके चलना जी, और डायग्राम में सेम इसी तरह से बनाना जैसे जैसे मैंने बनाया हुआ है। डायग्राम सेम ऐसा ही बना के चलना। लो जी, हटा रहा हूं जी, एक बार ना पॉज करके बना लेना, एक बार पॉज करके लिख लेना जी। ये वाला ये क्वेश्चन है जी, ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर आपने ना कुछ नहीं करना, मतलब यही सेम आंसर में टेबल बनानी है, बस एक टेबल लास्ट में जोड़ देना जीएसटी की। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर मैं इसके आंसर की बात करूंगा, सेम टेबल बनानी है, सेम टेबल इसके आंसर में सेम टेबल बनानी है आपने, बस इसके लास्ट में टोटल वैल्यू ऑफ टिकट के बाद एक जीएसटी का जोड़ देना जी, ठीक है जी। और वो किस तरह से कैलकुलेट करके दिखाओगे जीएसटी, उस जीएसटी वाले पोर्शन में आप लिखोगे 120 का 5% या वैल्यू लिख देना, वैल्यू वहां पे 120 का 5% और 4,40,000 का 10%। ये आपकी वैल्यू निकल के आ चुकी है जी, ठीक है जी। अब 120 का 5 कितना हो गया जी, मेरे ख्याल से 6,000 रुपये की ये हो गया, और 4400 का शायद वो हो गया जी, 44,000 की, ठीक है जी। 44,000 रुपये की ये वैल्यू हो गया, और मेरे ख्याल से 6,000 रुपये की वैल्यू हो गया। ये आपकी वैल्यू कैलकुलेट हो गया आगे जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का आगे बढ़ सकते हैं। चलो जी, इधर सुना ध्यान से, सीधे होके बैठो, बिल्कुल अब बिल्कुल सीधे होके बैठो जी। अभी तक हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ लास्ट कॉन्सेप्ट, सिर्फ लास्ट क्लास वाला कॉन्सेप्ट किया। अब इधर सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं, एक बात मैंने सोच के बताओ जी, आप में से किस किस बच्चे के फादर साहब ने लाइफ इंश्योरेंस करवाया हुआ जी? किस किस बच्चे के फादर ने लाइफ इंश्योरेंस करवाया हुआ है? प्लीज एक बार हैंड करना, लाइफ इंश्योरेंस किसने करवाया हुआ जी? कई बच्चों के फादर ने करवाया हुआ है। अच्छा, एक बात मैंने सोच के बोलना, ऐसा करना, आज अपने पापा से ना एक बात करना, आज अपने पापा से एक बात करना, उनके पास बैठ के बातचीत करना कि पापा, जो आपका LIC है वो LIC कैसा है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आज कल LIC की पॉलिसी भी दो तरह से आ गई है। एक पॉलिसी तो होती है प्योर रिस्क कवर, मैं दोबारा बोलूंगा जी, एक पॉलिसी होती है प्योर रिस्क कवर, मतलब जिसमें आपका पूरा रिस्क कवर होगा, पूरा का पूरा रिस्क कवर होगा, मतलब आपकी डेथ के बाद आपको पैसा मिलेगा जी, ठीक है, बीच में पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते। प्योर रिस्क कवर एक पॉलिसी होती है। एक पॉलिसी होती है रिस्क प्लस में सेविंग, मतलब उसमें आपका रिस्क भी कवर होगा और उसमें आपके बिहाफ पे LIC वाले सेविंग भी करेंगे आगे। मैं दोबारा बोलूंगा जी, पॉलिसी प्रैक्टिकल लाइफ में लाइफ इंश्योरेंस की दो तरह की होती है, एक तो होती है प्योर रिस्क कवर पॉलिसी, एक होती है कॉम्पोजिट पॉलिसी। कॉम्पोजिट मींस जिसमें रिस्क कवर भी होगा और प्लस में सेविंग भी होगा और आपके बिहाफ पे सेविंग की जाएगी। ये दो तरह की पॉलिसी होती है। अब अगला सब रूल जो है ना, वो इसी की बात करेगा कि अगर कोई लाइफ इंश्योर कंपनी वाले हैं जो लाइफ इंश्योरेंस की सर्विस दे रहे हैं, अगर वो वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये वाला तरीका भी फॉलो कर सकते हैं जी। मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, अगर LIC वाले जो कमीशन चार्ज कर रहे हैं, जो प्रॉफिट कमा रहे हैं, अगर वो नॉर्मल स्कीम फॉलो करना चाहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो चाहते हैं कि हमें नॉर्मल स्कीम फॉलो नहीं करनी, हमें रूल नंबर 32 के सब रूल नंबर 4 के अंदर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो सब रूल नंबर 4 के अंदर वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट की जाएगी, गवर्नमेंट अब वो बताने जा रही है जी। अब मैं चाहता हूं, मैं आपको डायग्राम दिखाने की बजाय ना एक बार पहले बेयर लॉ दिखाऊं कि बेयर लॉ में क्या लिखा हुआ है। एक बार पढ़ना थोड़ा सा जी, क्या कहना चाह रहे हैं। द वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लीज ध्यान से पढ़ना जी, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस शैल बी। हाँ जी, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में सर्विस की वैल्यू क्या मानेंगे। एक बार पहला पॉइंट पढ़ना, क्या लिखा है, वो कह रहे हैं द ग्रोस अमाउंट चार्ज फ्रॉम ए पॉलिसी होल्डर रिड्यूस बाय द अमाउंट एलोकेटेड टू इन्वेस्टमेंट और सेविंग ऑन बिहाफ ऑफ द पॉलिसी होल्डर इफ सच अमाउंट इज इंटीमेटेड टू द पॉलिसी होल्डर एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। इसका मतलब क्या जी, इसका मतलब ये एक बात मैंने सोच के बताना जी। मान लो मैं LIC वाला हूं जी, मान लो मैं LIC वाला हूं जी। अब अगर मैं LIC वाला हूं
तो मान लो मैं अपना यहाँ पे वो अपना जैसे नॉर्मल अपना कपड़े कपड़े डाल के अच्छे से पैंट को डाल के आपके घर में आया, तो मैंने कहा गुड मॉर्निंग, तो आपने बोला गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मैं करी मैं LIC कंपनी से आया हूँ और मैं आपको ना बहुत बढ़िया LIC ऑफर करूँगा। तो आपने कहा क्या LIC ऑफर करोगे? मैं कहा देखो जी हमारा एक प्लान चल रहा है रिस्क प्लस में सेविंग का। तो आपने बोला जी मतलब कैसे? मैं कहा देखो अगर आप प्रीमियम पे करोगे 2 लाख रुपए का, उसमें हम 80,000 रुपये आपके इन्वेस्टमेंट करेंगे और 120 का हम आपका रिस्क कवर करेंगे। मतलब अगर आपने 2 लाख रुपए दिए उसमें 120 का हम रिस्क कवर करेंगे और 80,000 रुपये हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे। अब सोच के बोला जो पैसा इन्वेस्ट कर दिया, जो पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो गवर्नमेंट कह रही है उसको यहां से बाहर निकालो। भाई जितना आपने रिस्क कवर करने का प्रीमियम चार्ज किया, मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, जितना आपने रिस्क कवर करने का प्रीमियम चार्ज किया उस वैल्यू पर बातें जीएसटी की हो सकती हैं। जो इन्वेस्टमेंट में ही पैसा लगा दिया उस वैल्यू पर जीएसटी की बातें नहीं होंगी। तो एक बात मुझे सोच के बताना जी, एक बात मुझे सोच के बताओ, आपने मुझे 2 लाख रुपए मान लो दिए, उसमें 80,000 रुपए मैंने एलोकेट कर दिया इन्वेस्टमेंट को और मैंने इंटीमेट भी कर दिया आपको। सोच के बोला मैंने इंटीमेट किया ना। कई बार क्या होता है, मैंने करी आपकी पॉलिसी है रिस्क प्लस में सेविंग जी। शायद आप में से अगर किसी के फादर साहब LIC में काम करते हैं या मैं कह रहा हूं लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, किसी भी कंपनी का करवाते हैं, एक बार उनसे जरूर पूछना, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी आपको। क्योंकि अभी बातें हो रही है थ्योरेटिकल, आपने प्रैक्टिकल काम किया नहीं। जैसे कल अब मिताली का डाउट आया। अब मिताली का डाउट मुझे लग रहा था एक इमेजिनेशन है कि अगर ऐसा हो तो क्या होगा। ये इमेजिनेशन तब आती है हम प्रैक्टिकली कभी काम नहीं करते। मैं सही बता रहा हूं सर, कई बार इमेजिनेशन हमारी आती ही तब हम प्रैक्टिकली काम नहीं करते। हम प्रैक्टिकली काम करने लग जाते हैं तो हमें पता सिचुएशन बिल्कुल अलग होती है जी। तभी तो मैंने क्या बोला कि जब CS बनने के बाद ट्रेनिंग करोगे उस टाइम आपको वाकई ही रियलिटी फील होगी कि जो हम बुक के अंदर पढ़ते थे और प्रैक्टिकल लाइफ में काफी कुछ अलग होता है जी। सर आपको पता ही नहीं है कि जो हम बुकिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में सारी लैंग्वेज, मतलब नो डाउट ये एक्ट बना हुआ है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में काफी चीजें अलग होती हैं, मतलब बहुत चीजें अलग होती हैं। मैं ये नहीं कह रहा लो एप्लीकेबल नहीं होता, लो एप्लीकेबल होता है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में जो हम सिचुएशन कई बार क्लास में बैठ के सोचते हैं कि हाँ अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, प्रैक्टिकल लाइफ में पता लगता है कि वैसा होता ही नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि देखो अगर ऐसा होता तो लॉ बनाने वाले इतने सालों से लॉ बना हुआ है, हर बार अमेंडमेंट करते ना। बट अगर अमेंडमेंट नहीं की जा रही, या तो हो ही नहीं रहा या हो रहा है तो बहुत माइनर केसेस में हो रहा है, गवर्नमेंट करी वहां में कोई दिक्कत नहीं है। अब सुना, मैं वही ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूं, अगर किसी के फादर लाइफ इंश्योरेंस या किसी भी मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हैं किसी भी कंपनी की, उनसे पूछना, वो यही बोलेंगे कि विवेक सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक पॉलिसी होती है रिस्क कवर होती है, एक होती है रिस्क प्लस में सेविंग होती है। अच्छा अब सुना, मैं आपको रियलिटी बताता हूं जी। मान लो मैं लाइफ इंश्योरेंस का एजेंट हूं जी, मैं लाइफ इंश्योरेंस वाला हूं जी, मैं आपके घर में आया, मैंने करी आपकी पॉलिसी मतलब हमें लाइफ इंश्योरेंस करने के लिए आया हूं, तो मैं करी हमारे पास ना 2 पॉलिसी हैं, एक तो प्योर रिस्क कवर है, एक रिस्क प्लस में सेविंग है। तो कह रहा रिस्क कवर, जो प्योर रिस्क कवर है, प्योर रिस्क कवर उसका प्रीमियम क्या है जी? आपने बोला कि सर जो प्योर रिस्क कवर है मतलब जिसमें सिर्फ रिस्क ही कवर हो रहा है उसका प्रीमियम क्या है? मगर उसका प्रीमियम है पूरे साल का, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, लेट्स एग्जांपल 5 लाख रुपए, मगर ये पूरे साल का ना 5 लाख रुपए है। अब गवर्नमेंट कहती है कि अगर कोई पॉलिसी प्योर रिस्क कवर होगी, मैं दोबारा बोल रहा हूं जी, बहुत ध्यान सुना, कि अगर कोई पॉलिसी प्योर रिस्क कवर होगी, जितना प्रीमियम चार्ज किया जाएगा ना वही प्रीमियम आपकी पूरी वैल्यू बन जाएगा। नहीं यार ये बात समझ में? मैंने क्या बोला, अगर कोई पॉलिसी रिस्क कवर पॉलिसी होगी, सिर्फ रिस्क कवर पॉलिसी होगी, तो जो प्रीमियम चार्ज किया जाएगा वही प्रीमियम आपकी वैल्यू बन जाएगा जी। बट हां अगर पॉलिसी आपकी रिस्क कवर नहीं है, रिस्क प्लस में सेविंग है, भाई आपने मुझे जो पैसे दिए हैं उसमें रिस्क कवर तो होगा, आपके बिहाफ पर सेविंग भी की जाएगी। अब सुना प्रॉब्लम क्या निकल के आती है, प्रॉब्लम क्या निकल के आई, मैं अगर एक पॉलिसी हमारे पास रिस्क प्लस में सेविंग है, तो आपने करी प्रीमियम कितना है, मैं करी 2 लाख रुपए, कह रहे इसमें कितना सेव करोगे, मैंने बता दिया, मैं कह 70,000 रुपये हम सेव करेंगे और 130 आपकी रिस्क कवर है। बट कई बार ऐसा होता है कि पॉलिसी वाले ना बताते ही नहीं है, मतलब वो कहते हैं कि 2 लाख रुपए टोटल पॉलिसी है, इसमें सेविंग भी होगी, रिस्क भी कवर होगा, और वो इंटीमेट नहीं करते रिसीवर को कि उसमें से कितनी एलोकेशन इन्वेस्टमेंट की होगी। अब सर बोलना, अगर मैंने टोटल प्रीमियम में से अगर मैंने एलोकेट कर दिया कि इतना पैसा मैं इन्वेस्ट करूंगा, तो गवर्नमेंट कहती वो तो हटा दे भाई, जो इन्वेस्टमेंट वाला है वो पोर्शन हटा दे, जो बैलेंस पोर्शन होगा उसको तो वैल्यू ट्रीट कर सकता है। देखो यहां पे क्या लिखा है जी, बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से। द ग्रॉस प्रीमियम चार्ज फ्रॉम ए पॉलिसी होल्डर रिड्यूस बाय द अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट और सेविंग ऑन बिहाफ ऑफ द पॉलिसी होल्डर इफ
वो माइनस कब होगा? हाँ जी, माइनस कब होगा? इफ सच एन अमाउंट इज इंटीमेटेड टू द पॉलिसी होल्डर एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब जो उसने इन्वेस्टमेंट करने की बात की, उसको हटाने के बाद जो तुम्हारी वैल्यू होगी, उसी वैल्यू पर जीएसटी की बातें होंगी। बस ये बात ध्यान दो। बच्चा कहता है सर अगर मान लो इसने इंटीमेट नहीं किया, मतलब इसने इंटीमेट नहीं किया, भाई बताया नहीं है, भाई इसने बताया नहीं है, वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो मैं आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बताऊं जी, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे निकालते हैं। देखो एग्जाम पर्पस के लिए एक थोड़ा सा अलग तरीका है, प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे निकालते हैं एक बात मैंने सोच के बताना चाहिए। एक बात मैंने सोच के बताओ, मान लो मैंने आपसे 2 लाख रुपए का प्रीमियम चार्ज किया। हेलो टमाटर कलर के बच्चों, सीधे बैठो, बिल्कुल एक बच्चा तो ऐसे लाल होके बैठा है जैसे पता नहीं लाल उसकी शर्ट है जी, मेरे ख्याल से लाल उसने लोवर डाल रखा है, लाल चश्मा, ठीक है जी, बस थोड़ी सी कमी रह गई है, लाल टोपी भी डाल लो। इधर देखो ध्यान से नालायक, अब मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है जी, मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है। अब 2 लाख रुपए का प्रीमियम चार्ज किया, अगर मैंने इंटीमेट कर दिया, अगर मैंने इंटीमेट कर दिया कि 2 लाख में से कितना सेविंग है तो माइनस करके बैलेंस वैल्यू निकल जाएगी, बट मैंने इंटीमेट नहीं किया। मैंने 2 लाख रुपए चार्ज किए, आपने कहा सेविंग कितना है, मैं कहा वो नहीं पता, बट इसमें सेविंग भी है, 2 लाख रुपए रिस्क के भी है और सेविंग के भी हैं। अब ध्यान सुना कहना क्या चाह, प्रैक्टिकल लाइफ में गवर्नमेंट कह रही है, प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूं कि तूने रिसीवर को तो नहीं बताया कि तू कितना सेव करेगा। नहीं यार ये बात समझ में, कि तूने रिसीवर को तो बताया नहीं कि तू कितना सेव करेगा, बट तुझे तो पता होगा ना। सर एक बात बताओ, मुझे तो पता होगा ना, अगर मान लो मेरे हाथ में 2 लाख रुपए हैं, मेरे को बताना जी, अगर मेरे हाथ में 2 लाख रुपए हैं, मैंने ये नहीं बताया कि मैं कितना सेव करूंगा, बट मुझे तो पता होगा मैं कितना सेव करूंगा, मुझे पता होगा, मैंने आपको नहीं बताया, बट मुझे पता होगा कितना सेव करूंगा। मान लो ये 2 लाख में से, वही एग्जांपल ले रहा हूं, 80,000 रुपए आपने सेविंग में डाल दिया और 1,20,000 रुपए रिस्कवर है। अब गवर्नमेंट कहते हैं विवेक, या तो तू वैल्यू वही निकाल, भाई ग्रोस में से अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट माइनस कर दे, क्योंकि तुझे तो पता होगा, तो माइनस करके वैल्यू निकाल ले, या अगर तुझे लगता है कि मुझे ऐसे वैल्यू नहीं निकालनी, अगर तुझे लगता है कि मुझे ऐसे वैल्यू नहीं निकालनी, फिर वैल्यू निकालने के लिए क्लोज नंबर बी और सी के पास जाजी। एक बार चेक करना, इन केस सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी अदर देन क्लोज नंबर ए, मतलब क्लोज नंबर ए को छोड़ के आपने सिंगल प्रीमियम चार्ज किया, सिंगल प्रीमियम चार्ज किया, मतलब एक ही बार प्रीमियम चार्ज किया आपने, उस केस में 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम चार्ज फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर। गवर्नमेंट करिए 10%, गवर्नमेंट करिए 10% जो होगा जी, अदर देन ए 10% ऑफ सिंगल प्रीमियम चार्ज फ्रॉम पॉलिसी होल्डर, और इन ऑल अदर केस, ध्यान से इन ऑल अदर केस, अगर मान लो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी नहीं है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी नहीं है, एन्युटी पॉलिसी नहीं है, मतलब हर साल प्रीमियम चार्ज किया जाता है, उस केस में क्या होगा जी, इन ऑल अदर केस 25% ऑफ द प्रीमियम चार्ज फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर इन द फर्स्ट ईयर एंड 12.5% ऑफ द प्रीमियम चार्ज फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर इन ए सब्सिक्वेंट ईयर। लो जी, अब 3 केस यहां पे निकल के आ रहे हैं, 3 केस, इधर देखो 3 केस कौन कौन से। सबसे पहले गवर्नमेंट कह रही है जी, सबसे पहले गवर्नमेंट कह रही है कि देखो जी, अगर प्योर रिस्क कवर है, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर प्योर रिस्क कवर है, फिर तो जो प्रीमियम चार्ज किया होगा वही तुम्हारी वैल्यू होगी। रिस्क प्लस में सेविंग है, रिस्क प्लस में सेविंग है, तो तुम्हें पता होगा कितना तुमने इन्वेस्ट किया है, मतलब अगर तुमने इंटीमेट कर दिया फिर तो माइनस कर दो, अगर तुमने इंटीमेट नहीं किया तुम्हें पता होगा कितना इन्वेस्ट किया, माइनस कर दो, नहीं तो फिर तुम क्या करोगे, अगर वो सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी है तो उसका 10% निकाल दो, अगर नहीं है तो पहले साल 25% प्रीमियम का, अगले आने वाले साल में जितने प्रीमियम होंगे उसका 12.5%, बस ये बात ध्यान दो। बच्चा कहता है सर यहाँ कहीं ऐसा लिखा ही नहीं है कि जो रिस्क कवर पॉलिसी होगी उसमें वही लेंगे कि हम जितना प्रीमियम चार्ज किया। अब देखना आगे क्या लिखे, प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन इन दिस सब क्लोज शैल अप्लाई वेयर द एंटायर प्रीमियम चार्ज बाय द पॉलिसी होल्डर इज ओनली टूवर्ड्स द रिस्क कवर इन द लाइफ इंश्योरेंस। वही बात आ गई जी, कि वो कह रहे हैं ऊपर वाले क्लोज एप्लीकेबल नहीं होंगे, किस केस में, जिस केस में आपने ओनली रिस्क कवर पॉलिसी होगी, मतलब फिर जो प्रीमियम चार्ज किया जाएगा ना वही आपकी वैल्यू निकल के आएगी, बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है, तो ये आपका रूल नंबर 32 का सब रूल नंबर 4 है लाइफ इंश्योर वाला जी। आपको मैं दिखाता हूं इसका डायग्राम, देखो जी कितना बढ़िया मैंने डायग्राम बनाया है। ये देखो लाइफ इंश्योरेंस सर्विस, लाइफ इंश्योरेंस वाले केस में 2 केस मैंने बनाई है जी, एक तो प्योर रिस्क कवर पॉलिसी हो गया, एक हो गया कॉम्पोजिट पॉलिसी ऑब्लिक ड्यूल बेनिफिट पॉलिसी। ड्यूल बेनिफिट का मतलब क्या होता है, जिसमें रिस्क कवर भी होता है प्लस में सेविंग भी होती है। अब अगर प्योर रिस्क कवर है तो टैक्सेबल वैल्यू बनेगी एंटायर
प्रीमियम चार्ज फ्रॉम पॉलिसी होल्डर। और अगर मान लो कॉम्पोजिट पॉलिसी है तो गवर्नमेंट कह रही है दो केस हैं, एलोकेटेड इज इंटीमेटेड टू पॉलिसी होल्डर, मतलब कितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट में एलोकेट किया गया है वो आपने इंटीमेट किया है या इंटीमेट नहीं किया। अगर इंटीमेट किया है, अगर इंटीमेट आपने किया है तो फिर ग्रोस प्रीमियम माइनस में अमाउंट एलोकेटेड वो तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी। अगर तुमने एलोकेट नहीं किया फिर गवर्नमेंट कह रही है, मतलब या तो ये लाइन सेम है, मतलब तुम्हें पता होगा, या सिंगल प्रीमियम एनुटी पॉलिसी है तो 10%, और अगर अदर केस होगा तो पहले साल में 25, अगले साल में 12.5%, ये आपकी वैल्यू निकल के आएगी जी। इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट होगी सर। बस सिंपल सी बात ही ध्यान देना कि प्रीमियम वाले केस में सबसे पहले आपको ये पता हो कि जो आपने पॉलिसी करवाई है वो है कौन सी, क्योंकि ना आप पूछ लेना पापा से, आपके फादर को यही नहीं पता होगा मेरी पॉलिसी कौन सी है। तो ये बता रहा हूँ सर, आपके फादर को नहीं पता होगा, पॉलिसी देने वाले ने बताया तो होगा कि आपकी पॉलिसी है, बट उन्हें ध्यान नहीं होगा, और अगर ध्यान होगा तो पूछ लेना, वो यही बोलेंगे इन दोनों में से एक पॉलिसी है, या तो बोलेंगे प्योर रिस्क कवर हो रहा है या बोलेंगे रिस्क प्लस में सेविंग दोनों कवर हो रही है। तो फिर वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर प्योर रिस्क है तो फिर जो प्राइस प्रीमियम चार्ज का होगा वही तुम्हारी वैल्यू बनेगी, और अगर मान लो दोनों है उस केस में आपको इंटीमेट किया नहीं किया, अगर इंटीमेट किया होगा तो वैल्यू निकालने का तरीका ये, अगर इंटीमेट नहीं किया होगा तो भी गवर्नमेंट कह रही है तुम वैल्यू वैसे निकाल सकते हो, नहीं तो उस केस में तुम वैल्यू कैसे निकालोगे, अगर सिंगल पॉलिसी है तो 9%, और अगर हर साल आ रहा होगा तो पहले साल के लिए 25 और आने वाले सालों के लिए हर साल के लिए 12.5%, ये तुम्हारी वैल्यू निकल के आएगी। तो इस तरह से आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ भी अजीब लग रहा हो जी बताओ जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का? तो ऐसा करो, इसको उतारो जी, फिर हेडिंग डाल दो जी, लाइफ इंश्योर सर्विस। लाइफ इंश्योर सर्विस, लाइफ इंश्योरेंस के दो केस बनाओ जी। एक तो प्योर रिस्क कवर पॉलिसी, और एक हो गया कॉम्पोजिट पॉलिसी। ठीक है जी। अब अगर प्योर रिस्क कवर है तो जितना प्रीमियम चार्ज किया पॉलिसी होल्डर से वो तुम्हारी वैल्यू निकल के आ जाएगी, अगर प्योर रिस्क कवर है तो। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना जी, मैं दोबारा बोल रहा हूं, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना कि पॉलिसी कौन सी है। ऑलवेज क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया होगा जी। ठीक है जी। और अगर कॉम्पोजिट सप्लाई है, मतलब टोटल कंबाइन सप्लाई है, उस केस में क्या होगा जी? तो फिर दो केस होंगे, या तो एलोकेटेड इस इन्वेस्टमेंट जो होंगी वो अलग से आपने बताई होंगी या आपने नहीं बताई होंगी जी। अगर बताई होंगी तो जो आपने इन्वेस्टमेंट के लिए बताया होगा उसको माइनस निकाल दो, अगर नहीं बताई होंगी तो ये तो सेम ही आएगा। अगर आपको पता है कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट किया तो हटा दो, नहीं तो फिर आप वैल्यू निकाल दो इस तरह से। अभी मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा जी, अभी हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसका कि किस तरह से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है। वैसे LIC वाला का भी क्वेश्चन बना नहीं है, क्वेश्चन जो नॉर्मली बना है वो मनी चेंजिंग वाला बना है जी बस, या एक बार एयर ट्रैवल एजेंट वाला क्वेश्चन बना CS प्रोफेशनल के एग्जाम में 3 नंबर का जी। ठीक है, बाकी मैं ये नहीं कह रहा क्वेश्चन बन नहीं सकता सर, क्योंकि रूल नंबर 32 के ये पहले 3 सब क्लोज जो है ना यही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर क्वेश्चन बनेगा तो वो नॉर्मली इसमें से ही बनेगा जी, ये बात ध्यान देना जी। हो गया जी? ठीक है, एक बार पॉज करके उतार लेना जी, एक बार पॉज करके उतार लेना। अब मैं आपको दिखा रहा हूं एग्जाम्पल जी, ये लो जी, ये CA वाले बच्चों का मॉड्यूल है, CA फाइनल का जी, ये मॉड्यूल है CA फाइनल का। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये रही इलस्ट्रेशन नंबर 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 बहुत ध्यान से करना जी, आपके एग्जाम में सेम, मैं दोबारा बोल रहा हूँ जी, आपके एग्जाम में सेम इसी तरह के क्वेश्चन बनेंगे अगर आपने एग्जाम्पल सही ढंग से कर लिया जी। एक बार चेक करना क्या लिखा है, अरिहंत लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, बहुत ध्यान से, अरिहंत लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज चार्ज ग्रोस प्रीमियम ऑफ 180 lakh फ्रॉम पॉलिसी होल्डर with respect to life insurance policy in the 1920, out of which 200 lakh
हैव बीन एलोकेटेड फॉर द इन्वेस्टमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ पॉलिसी होल्डर। वो कह रहे हैं कंप्यूट द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ लाइफ इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडेड बाय ALICL if the amount allocated for investment has been intimated by the ALICL to policy holder at the time of supply। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि 180 लाख रुपए का प्रीमियम चार्ज किया, 180 लाख रुपए का प्रीमियम चार्ज किया और 100 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर दी और ये इंटीमेट किया जी, आपने बोल देना ये इंटीमेट किया। तो अगर ये इंटीमेट किया तो वैल्यू क्या निकल के आएगी? 180 माइनस में 100 करोगे तो आपकी वैल्यू 80 आएगी। बताओ इसके अंदर था क्या जी? अगला देखो जी, इफ द पॉलिसी एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट हैज नॉट बीन इंटीमेटेड बाय ALICL टू पॉलिसी होल्डर एट द टाइम ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। मतलब आप उसने इंटीमेट नहीं किया। तो अगर उसने इंटीमेट नहीं किया, अगर उसने इंटीमेट नहीं किया तो मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है जी, उस केस में गवर्नमेंट ने कहा था अगर सिंगल एन्युटी प्लान होगा फिर तो 10%, और अगर सिंगल एन्युटी प्लान नहीं होगा तो पहले साल का तो होगा 25 और आने वाले साल में क्या होगा? 12.5% आपकी वैल्यू निकल के आएगी जी। अब एक बात मैंने सोच के बताओ, यहाँ पे लमसम प्रीमियम चार्ज किया है, तो अगर लमसम प्रीमियम चार्ज किया तो वैल्यू किस तरह से निकालेंगे? देखो यहाँ पे वन 180 कहाँ पे गया? कहाँ पे गया? ये रहा ना। हाँ ये देखो जी, वैल्यू ऑफ सर्विस कितनी आ गई? 180 माइनस में 100, ये आपकी 80 लाख वैल्यू आ गई। अमाउंट एलोकेटेड फॉर इन्वेस्टमेंट नॉट इंटीमेटेड टू द पॉलिसी होल्डर एट द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब अगर आपने सर्विस की सप्लाई के टाइम पर इंटीमेट नहीं किया था तो उन्होंने क्या किया? ग्रोस प्रीमियम का आपका निकाल दिया 25% निकाल दिया, 45 लाख रुपए की आपकी वैल्यू निकल के आ गई। अच्छा अब यहाँ पे ना बच्चा पता क्या कह रहा है? बच्चा कहता है सर यहाँ पे इन्होंने 10% वाला लो एप्लीकेबल क्यों नहीं किया? सर 10% वाला, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 10% वाला आपका लो एप्लीकेबल तब होगा जी जब वो कह रहे हैं सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी होगी। अगर वो सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी, मतलब अगर वो स्पेसिफिकली कहा है कि ये पॉलिसी जो है वो सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी है, उस केस में 10% लगाएंगे। नहीं तो उसने क्या बोला है? ध्यान से पढ़ना, उसने क्या बोला है? इन ऑल अदर केस, मतलब बाकी जितने भी केस होंगे ना, बाकी जो भी केस होंगे फिर ये लो लगेगा जी। तो भैया प्रीमियम अगर 180 लाख है तो पहले साल में कितना हो गया जी? पहले साल में कितना निकल के आ गया? 25%, ये आपकी वैल्यू हो गई जी। इस पे लगा देंगे 25। और अगर सारा प्रीमियम ही आपका ओनली रिस्क कवर के लिए है तो फिर जो आपने प्रीमियम पे किया 180 लाख तो वही आपकी वैल्यू बन जाएगी। देखो 180 लाख की आपकी वैल्यू बन गई। ये इसका आंसर है जी। बताओ इससे आसान क्वेश्चन और क्या बनेगा जी? मुझे एक बात बताओ, इससे आसान क्वेश्चन और क्या बनेगा? मेरे ख्याल से इससे आसान नहीं बन सकता जी, ठीक है नहीं। बाकी एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, एक आपको होमवर्क दूंगा, एक मैंने लिखवा दिया, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और ये दोनों क्वेश्चन ही मैं दोबारा बोल रहा हूँ CA फाइनल के एग्जाम के हैं, CS प्रोफेशनल के एग्जाम के नहीं है, क्योंकि अभी तक इसमें से कोई क्वेश्चन खास बना नहीं है। हाँ एग्जीक्यूटिव में गोले भरने वाले क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पे, बट प्रोफेशनल में प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है ना वो अभी तक यहाँ से बना नहीं है। मनी चेंजिंग में से बना है, एयर ट्रैवल में से एक बार बना हुआ है, इसमें से अभी तक नहीं बना, पर अगर बनेगा तो बिल्कुल सिंपल है, या तो ये वाला बन जाएगा या मैं होमवर्क दूंगा वो वाला क्वेश्चन सेम उस तरह से बन जाएगा जी, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया जी लाइफ इंश्योरेंस वाला केस जी। अब कोई दिक्कत तो नहीं है? लो जी, अब सब रूल नंबर 4 हमारा हो गया। अब सब रूल नंबर 5 पे आ जाओ जी। अब सब रूल नंबर 5 में ना प्लीज ध्यान सुनना जी। अब जो ये हमारा सब रूल नंबर 5 है, पहले ये चेक करो सब रूल नंबर 5 एप्लीकेबल कब होगा। 5 बिल्कुल सिंपल है जी, 5 में कुछ है ही नहीं। वैसे तो एक्चुअली में बात बोलूं तो 5 में कुछ है ही नहीं। सब रूल नंबर 5 पहली बात एप्लीकेबल तब होता है कि अगर सेकंड हैंड एसेट परचेज करके मैंने एसेट आके बेची है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, सब रूल नंबर 5 एप्लीकेबल तब नहीं होता कि अगर मैं नई एसेट ली, उसको पुराना किया फिर बेचा, उस केस में सब रूल नंबर 5 नहीं लगेगा। सब रूल नंबर 5 उस केस में एप्लीकेबल होगा अगर किसी का बिजनेस पुरानी एसेट परचेस करके फिर आगे एसेट बेचने का, मतलब सेकंड हैंड एसेट बेचने का, उस केस में सब रूल नंबर 32(5) लग जाएगा, मतलब सब रूल नंबर 5 लग जाएगा। अब वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखो रही, यहाँ पे देखो रही क्या कह रहे हैं गवर्नमेंट कह रही है वेयर ए टैक्सेबल सप्लाई इज प्रोवाइडेड बाय ए पर्सन डीलिंग इन द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। मतलब आप जो डील कर रहे हो ना, आप जो डील कर रहे हो वो सेकंड हैंड गुड्स में कर रहे हो जी। आप नया गुड्स लेके फिर पुराना करके बेचोगे, उस केस में सब रूल 5 नहीं है।
सब रूल 5 उस केस में आपने सेकंड हैंड गुड्स से परचेज किया और फिर आगे बेच दिया, उस केस में प्रोविजन लगेगी, उस केस में ये सब रूल लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। चेक करना जी। वेयर टैक्सेबल सप्लाई इज प्रोवाइडेड बाय ए पर्सन डीलिंग इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, दैट इज, उसका मतलब क्या है, यूज्ड गुड्स एज सच और after such minor processing which does not have change in the nature of goods and where no ITC has been availed on the purchase of such goods। दो कंडीशन है जी, दो कंडीशन है। मतलब गवर्नमेंट कह रही है सब रूल नंबर 5 में, क्या कोई बच्चा है जी ऐसा तो ये बता दे सब रूल नंबर 5 कब लगेगा जी, सिर्फ ये बोल दे सब रूल नंबर 5 कब लगेगा जी। सब रूल नंबर 5 लगाने के लिए, अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, सब रूल नंबर 5 लगाने के लिए सर दो कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि आपने सेकंड हैंड गुड्स परचेज किया हो, आपने सेकंड हैंड गुड्स परचेज किया हो और उसको एज सच, मतलब जैसा परचेज किया वैसे का वैसा ही या थोड़ी सी प्रोसेसिंग करने के बाद जिससे उसकी नेचर चेंज ना हो, आपने वो आगे सेल कर दिया हो और आपने उस पे आईटीसी क्लेम ना किया हो। रीजन बिंग, क्योंकि अगर आप आईटीसी क्लेम कर लोगे तो फिर ये ऑप्शनल स्कीम आपको नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट कह रही है ऑप्शनल स्कीम आप तभी ही ले पाओगे अगर आपने परचेज के टाइम पर उस पे आईटीसी क्लेम नहीं किया होगा, ठीक है नी। नो आईटीसी हैज बीन अवेल्ड ऑन द परचेज ऑफ सच गुड्स, फिर वैल्यू क्या बनेगी, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड द परचेज प्राइस एंड वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज नेगेटिव इट शैल बी इग्नोर। बस यही हमारा मेन पॉइंट है जी। अगर आपने इसके अगले पैराग्राफ में देखो मैंने क्या लिखा है, लो नीड क्लैरिफिकेशन। अगले पैराग्राफ में कुछ गलतियां हैं और उम्मीद है बहुत जल्दी जीएसटी काउंसिल इसको अमेंड करेगी जी, ठीक है। इवन प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी सारी लिटिगेशन चल रही है अगले पैराग्राफ के ऊपर जी। अगर आपने कभी न्यूज़ में देखा भी हो 32(5) का कई बार न्यूज़ में आ चुका है कि उसकी प्रोविजन में काफ़ी लिटिगेशन है, मतलब किसी का स्टैंड क्लियर नहीं है। और आप कहीं देखोगे कई ऑथर्स की बुक में अलग अलग ट्रीटमेंट किया होगा जी। रीजन क्या है, कोई स्टैंड क्लियर नहीं है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है। बच्चा कह रहा है सर फिर प्रैक्टिकल लाइफ में काम कैसे चल रहा है, काम चल रहा है, अभी तक लिटिगेशन चल रही है। डिपार्टमेंट कह रहा है इस तरह से होगा, एसएससी कह रहा है इस तरह से होगा, ना डिपार्टमेंट के पास क्लैरिफिकेशन है ना एसएससी के पास है। अब जब जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन होगी, उनकी मीटिंग में अगर अमेंडमेंट आएगी उसके बाद ये लो क्लैरिफाई होगा, नहीं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अभी भी प्रॉब्लम है जी। अगले पैराग्राफ की बात कर रहा हूँ, ये पैराग्राफ तो क्लियर है। ये पैराग्राफ तो ये बात कह रहे हैं कि भैया आपने जो सेलिंग प्राइस होगा उसमें से परचेज प्राइस माइनस कर दो, जो वैल्यू होगी उस वैल्यू पर ही हम जीएसटी एप्लीकेबल करेंगे। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है जी। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो आपको मैं दिखाता हूं। अगला जो हमारा रूल एप्लीकेबल होगा ये रहा, वैल्यू ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। उस केस में गवर्नमेंट कह रही है वैल्यू कैसे निकालेंगे, व्हेन आईटीसी नॉट अवेल। अगर आईटीसी आप अवेल नहीं करते तो वैल्यू निकलेगी सेल प्राइस माइनस में परचेज प्राइस, और अगर आईटीसी अवेल करते हो फिर जो नॉर्मल वैल्यूएशन प्रोविजन होंगे वही आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। बस ये बात ध्यान दो। अच्छा अब सुना, मैं ध्यान से कहना क्या चाह रहा हूँ जी। यहाँ पे ना वैल्यू व्हेन आईटीसी नॉट अवेल, अब यहाँ पे एक स्टार बनाओ और यहाँ डिफाइन करो। पहला पॉइंट तो ये है बाइंग एंड सेलिंग, बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। पहली कंडीशन तो ये है, ठीक है जी। पहली कंडीशन तो ये है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स जी। पहली कंडीशन तो ये है। सेकेंड कंडीशन जी, सेकेंड कंडीशन है सेल किया आपने एज सच और आफ्टर माइनर प्रोसेसिंग, आफ्टर माइनर प्रोसेसिंग। और तीसरा आईटीसी नोट अवेल। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी, दोबारा बोल रहा हूं जी, अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी फिर रूल 32 सब रूल 5 लगाना, नहीं तो मत लगाना जी, ठीक है जी। अब एक बार चेक करना जी। अच्छा फिर वैल्यू कैसे निकलेगी,
वैल्यू कैसे निकलेगी, सेल प्राइस माइनस में परचेज प्राइस। अब एक बात मुझे सोच के बताओ जी, एक बात मुझे सोच के बताओ, एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे घर में एसी लगा हुआ है जी, मेरे बच्चे सीधे होके बैठो, बिल्कुल सीधे होके बैठो जी। एक बच्चा तो ऐसे झपकियाँ ले रहा है, मैं 5 मिनट से देख रहा हूँ, उस बच्चे का नाम नहीं ले रहा मैं, और मुझे उस बच्चे का नाम पता है, इसको नींद आती है, मतलब 5 मिनट से मैं देख रहा हूँ, बच्चा बस आंखें खोलने की कोशिश कर ऐसे कर रहा है, उसको ना एकदम लगता है, कई बार होता है ना करंट लगता है जैसे सो गया हूँ, उसको यही फीलिंग आ रही है। जैसे मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, बच्चा कह रहा है यार एक तो ना ये सबसे बड़ा ये बोरिंग चीज़ होती है जब बेरेक्ट पढ़ के समझते हैं, मतलब सर थोड़ा कोई मुजरा करके दिखाएं, थोड़ा डांस करके दिखाएं, थोड़ा मजा आए सर, बेरेक्ट से बताओ, बेरेक्ट से इंटरेस्टिंग और क्या होगा सर। मतलब एक बात मुझे बताओ, बेरेक्ट के बाद अगर मैं डायग्राम बनवा रहा हूँ, क्या मैं ये कह रहा हूँ कि सिर्फ बेरेक्ट पढ़ के बैठ जाओ और अपने आप कर लो सर। आपको मैंने पहले यहाँ पे बेरलो दिखाया, उसके बाद आप चेक करो, देखो इस बेरलो को ये जो आपके सामने ये बेरलो ही तो है, इस बेरलो को मैंने इस डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया, बताओ इससे आसान अब और क्या होगा। मतलब कई बच्चे तो अपने मंगल ग्रह पे पहुंच रहे हैं, मंगल ग्रह के ऊपर चांद तारे तोड़ के ला रहे हैं, उनको पता ही नहीं वो क्लास में बैठे हैं, बस उनको तब पता लगता है। जैसे मैंने एकदम चिल्ला के बोला, मैं कहा जैसे मैंने बोला ना, जैसे कि एकदम चक्कर, ऐसे कई बच्चे करंट लगते हैं उनको, उनका दिमाग उस टाइम नींद में होता है। इधर देखो ध्यान से नालायकों, मतलब हद हो गई बिल्कुल ही। सुबह का टाइम है, बच्चा कह रहा है सुबह का टाइम नहीं सर, क्लास देखते हैं आपकी शाम के टाइम। शाम के टाइम भी सोने का मतलब क्या है, रात को जल्दी सो जाया करो। अगर रात को जल्दी सो जाओगे, बोल दोगे बेबी को नींद पसंद है, तो क्या बेबी गुस्सा हो जाएगी? हाँ नहीं होगी ना गुस्सा, तो फिर सो जाया करो रात को जल्दी। अगर पढ़ते हो तो फिर अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हो तो सो जाया करो। इधर देखो ध्यान से। अब अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होंगे तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, आपका प्राइस क्या निकलेगा, मतलब वैल्यू कैसे निकलेगी, सेलिंग प्राइस माइनस में बाइंग प्राइस। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, मैंने सेकेंड हैंड एसी परचेज किया जी, मैंने सेकेंड हैंड एसी परचेज किया, और ये एसी मैंने परचेज किया था 40,000 रुपये का जी, ठीक है ना, 40,000 रुपये का परचेज किया सेकेंड हैंड। मैं नए की बात नहीं कर रहा, सेकेंड हैंड की बात कर रहा हूं। इसमें मैंने मान लो 5,000 रुपये खर्चा किया, 5,000 खर्चा किया, और मैंने एसी बेच दिया 6,000 रुपये का। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, मैंने एसी परचेज किया था 4,000 रुपये का, उसमें 500 रुपये मान लो कोई खर्चा किया, मैंने कितना बोला, 5,000 या 500, 40,000 रुपये का, सॉरी हाँ मैंने हाँ ठीक है, मैंने 40,000 रुपये का एसी लिया, उस 40 में 5,000 रुपये खर्चा किया, और फिर 60 का बेच दिया, तो क्या मेरी वैल्यू 15 है? सोच के बोला, क्या मेरी वैल्यू 15 है? गवर्नमेंट कहती है आंसर इज नो। गवर्नमेंट कहती है भैया जो भी तुमने एक्स्ट्रा कॉस्ट इंकर की होगी परचेज प्राइस के अलावा, वो तुम्हारी वैल्यू निकालते हुए कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। रीजन बिंग उसका तुम ट्रीटमेंट अलग से करोगे, 32(5) में कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, बस ये पर ध्यान देना जी, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूं, ये देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है जी, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना जी, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना। अगर एक क्वेश्चन आपने समझ लिया, आज तक मैं दोबारा बोल रहा हूं, ना तो ये सीए के एग्जाम के अंदर बना है और ना ही ये सीएस के अंदर बना है, ये सब रूल तो कहीं भी नहीं बना, ये सब रूल तो कहीं भी नहीं बना, बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो किस तरह का बनेगा चेक करो जी। मान लो परचेज प्राइस है, एक एसेट है, एसी है, फ्रिज है, टीवी है, माइक्रोवेव, कूलर है, कोई किसी भी सर का नाम सोच लो। एक एसेट है, 4,000 रुपये का परचेज प्राइस है, उसमें कॉस्ट इंकर की 1,000 रुपये की, कोई टैक्सेस पे किया 1,000 रुपये के, टोटल कॉस्ट हो गई 6,000 रुपये की, सेल किया 7,000 रुपये का। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब टोटल कॉस्ट मेरी 6,000 रुपये है, सेल प्राइस 7,000 रुपये है, तो क्या मार्जिन जो होगा क्या वो 1,000 रुपये होगा? आंसर इज नो। मार्जिन मेरे बच्चे यहाँ पे 3,000 रुपये का निकल के आएगा। रीजन बिंग सेल प्राइस माइनस में परचेज प्राइस होगा, वो तुम्हारी वैल्यू होगा जी। मतलब जितने भी आपने कॉस्ट इंकर की होगी उस परचेज प्राइस में, वो कॉस्ट तुम्हारे किसी काम की नहीं होगी, रूल नंबर 32(5) के अंदर जी। अब मुझे फटाफट से बोलना नहीं, सेल प्राइस आप देखो यहाँ पे, इसको मैं इग्नोर करूंगा, ये इग्नोर कर दो। अब 11 माइनस में 7, यहाँ वैल्यू कितनी आ गई 4,000 रुपये, 11 माइनस 11 कितनी हो गई 0। अब यहाँ पे 5 का सेल प्राइस है, आपका परचेज 6,000 रुपये का है, तो आप क्या करोगे, इग्नोर, ये हो जाएगा जी इग्नोर। उन्होंने अभी तो कहा, उन्होंने क्या कहा कि अगर नेगेटिव में आ रही है तो नेगेटिव अगर आ रही है तो आप उसको इग्नोर करके चलोगे, बस ये बात ध्यान देना जी। तो बताओ ये तो क्वेश्चन है जी। तो मैंने आपको पहले भी कहा था मेन मनी चेंजिंग वाली गेम है सर, अगर मनी चेंजिंग वाली गेम समझ में आ गई तो बाकी तो बच्चों वाली बातें हैं जी, ठीक है। ये हमारा सब रूल नंबर 5 है, कोई दिक्कत तो नहीं है जी, ये हमारा सब रूल नंबर 5 है। अच्छा अब यहाँ पे आपको मैं एक बार ये पॉइंट पढ़ा देता हूँ जी, एक बार ये पॉइंट पढ़ लो, ठीक है, जो अगला प्रोवाइडेड दैट है, बट मैं दोबारा बोलूँगा ये हमारे किसी काम का है नहीं, ठीक है। एक बार पढ़ना क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट, वो कह रहे हैं एक्सेप्शन, provided that the purchase value of goods repossessed from a defaulting borrower who is not registered for the purpose of recovery of a loan
or debt shall be deemed to be the purchase price of the such goods by the defaulting borrower reduced by 5%, 5 point each quarter or part thereof between the date of purchase and date of disposal by the person making such repossession। इसका मतलब क्या है? अब ये 5% वाली बात हो ना, ये मैं अभी नहीं समझा पाऊंगा, ये जब हम करेंगे आईटीसी का चैप्टर जी, जब हम चैप्टर करेंगे आईटीसी का, उसमें एक सेक्शन 18 होगा प्लस में रूल नंबर 40 होगा, उसमें पॉइंट डिस्कस करेंगे कि 5% वाला मुद्दा क्या है। अभी इतना समझो कहना क्या चाह रहा है, सिर्फ इसका ना कॉन्सेप्ट समझ लो। 5% वाला केस बाद में करवा दूंगा जी, उसको फिर एक आधा एग्जांपल करवा दूंगा, बट मैं दोबारा बोल रहा हूँ इसमें क्लैरिफिकेशन की नीड है। अभी आप चेक करो, यहाँ पे उसने लिखा है अनरजिस्टर्ड पर्सन, देखो नॉट रजिस्टर्ड, मतलब अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन से ट्रीटमेंट किया होगा उस केस में क्या होगा, लॉ में कहीं क्लैरिफाई नहीं है। कई जगह आर्ग्यूमेंट चल रहा है कि डिपार्टमेंट कह चुका है उसका ट्रीटमेंट भी यहाँ पे करेंगे, गवर्नमेंट लिखना भूल गई है, रजिस्टर्ड कह रहे हैं गवर्नमेंट लिखना भूल गई, उसके अंदर हमारी क्या गलती है? तो अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है, इसलिए प्रैक्टिकल में प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, तो भी एग्जाम में आने का 0% चांस है, एग्जाम में आने का 0/0% चांस है। बट फिर भी सुन लो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है, जैसे मान लो किसी बैंक ने किसी को लोन दिया, किसी बैंक ने किसी को लोन दिया जी, या मान लो मैंने किसी को लोन दिया, उसने क्या किया, उस लोन से सेकेंड हैंड एसेट परचेस करके और सेल करने की बात सोची। अब जब उसने सेकेंड हैंड एसेट परचेस करके सेल करने की बात सोची, उसने लोन देने से मना कर दिया, उसने लोन की रीपेमेंट करने से मना कर दिया। अब जब लोन की रीपेमेंट करने से मना किया तो मैंने क्या किया होगा, एक बार बताना मुझे। मान लो ओमकार ने मुझसे 5 लाख रुपए लिए, ओमकार ने 5 लाख रुपए लिए, ओमकार का बिजनेस है सेकेंड हैंड गाड़ी परचेस करके सेल करना। तो ओमकार कहता सर 5 लाख रुपए उधार दे दो। मैं कहूँ ओमकार तुम तो मेरे पूरे साल की इनकम मांग रहे हो यार, मेरे छोटे छोटे बीवी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कैसे चलाऊंगा, परिवार मेरा भी पूरा है। तो मैं कहा 5 लाख तो नहीं है। कहता सर ऐसा करो 3 लाख दे दो। मैं कहा चलो 3 लाख ले लो, कोई बात नहीं। ओमकार ने 3 लाख रुपए लिए, अब 3 लाख रुपए को ओमकार ने कहा मैं 2 महीने का तो वापिस कर दूंगा। ओमकार ने क्या किया, सेकेंड हैंड गाड़ी कोई लेकर आया, और सेकेंड हैंड गाड़ी लेके आने के बाद अपना उसका यूज़ कर रहा है, सेल करने की कोशिश कर रहा है। 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, इसका पेमेंट डिले हो गया, ओमकार ने पेमेंट करने से मना कर दिया, कह रहा जो करना है कर लो सर। कह रहा तुम्हारे ऐसे बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए, तुम किस खेत की मूली हो, हमें कोई सुधार नहीं पाया, हम तुम्हें 1 रुपया नहीं देंगे। मैंने कहा ओमकार टेंशन तुम भी मत लो, मगर तुमने भी मुझे पहचाना नहीं है, मैं तुम्हारी गाड़ी यहाँ रखवा लूंगा। मैंने तुम्हारी गाड़ी पोजेस कर ली, मतलब अपने पोजेशन में लेकर आ गया। अब अगर मैं लेकर आया, इस गाड़ी को मैं आगे बेचूंगा क्योंकि मुझे रिकवरी करनी है अपनी, हेलो, क्योंकि मैंने आपको पैसे दिए थे तो मैं रिकवरी तो करूंगा ना, यस रिकवरी करूंगा। अब जब मैंने गाड़ी बेची तो इस गाड़ी का मैं परचेज प्राइस क्या लूं, इस गाड़ी का परचेज प्राइस क्या लूं? बच्चा कह रहा है सर वही परचेज प्राइस लो ना जितने में ओमकार ने ली थी। वो हो ही नहीं सकता। सर एक बात बताओ, जो ओमकार ने आज से 2 साल पहले, मान लो ये सॉरी 3 महीने पहले या 5 महीने पहले या 6 महीने पहले गाड़ी ली थी, तो क्या 6 महीने के बाद उस गाड़ी की वैल्यू वही होगी या वैल्यू कम हो चुकी होगी? वैल्यू कम हो चुकी होगी। तो कितनी वैल्यू कम होगी? तो गवर्नमेंट 5% ईच क्वार्टर की बात करती है। इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे अभी डिस्कस नहीं करा रहा, बट इतनी बात ध्यान देना कि ये पैराग्राफ, ये प्रोविजो उस केस में एप्लीकेबल होती है जब डिफॉल्टिंग बोरोवर मतलब ओमकार से गाड़ी रीपोजेस की जाती है, पोजेस की जाती है और फिर वो आगे बेची जाती है। तो उस केस में उसकी कॉस्ट क्या लेंगे? तो गवर्नमेंट बस यही बोल देगी जो ओमकार की कॉस्ट होगी उसके बेस पे ही कैलकुलेशन करके कॉस्ट लेंगे और देन अपनी वैल्यू निकाल देना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप इस पॉइंट को छोड़ दो जी, अभी आप एक बार के लिए इस पॉइंट को छोड़ दो। अभी बस इतना ध्यान दो कि नॉर्मल केस में क्या लेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस में परचेज प्राइस। परचेज के ऊपर आपने कोई भी खर्चा किया होगा वो खर्चा किसी भी काम का नहीं है जी। ठीक है, तो ये एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया। अब एक बार ना पॉइंट नंबर 6 देख लो। पॉइंट नंबर 6 भी बिल्कुल आसान है जी। ये पॉइंट नंबर 6 तो कुछ है ही नहीं, इसके अंदर तो बस ये दिया हुआ है कि वाउचर जो वाउचर मिलेगा उसके अंदर जितनी वैल्यू वाउचर के अंदर लिखी होगी वही तुम्हारी वैल्यू बन जाएगी। जैसे मेरे को एक वाउचर मिला, आपको शायद मैंने पहले बताया था, अभी मेरे ख्याल से अभी हमारा चैप्टर हुआ नहीं टाइम ऑफ सप्लाई का जी, अभी हमारा एक चैप्टर हुआ नहीं टाइम ऑफ सप्लाई का। मैं टाइम ऑफ सप्लाई में एग्जांपल दूंगा। एक बार दिल्ली में ना पैसिफिक मॉल है सुभाष नगर में, सुभाष नगर के अंदर पैसिफिक मॉल है, तो उन्होंने कोई सर्वे किया था बेस्ट टीचर का, और बेस्ट टीचर के अंदर भगवान की दया से उस टाइम मेरा नाम आया था। मेरे ख्याल से 2 साल पहले की बात है, कई सारे बच्चों को पता होगा, मैंने रेगुलर बैच में एग्जाम्पल भी लिए हुए हैं कई बार। अब उन्होंने मुझे गिफ्ट वाउचर दिए थे। अब जो बेस्ट टीचर के होने पर उन्होंने मुझे गिफ्ट वाउचर दिए थे, तो उस गिफ्ट वाउचर में लिखा था कि आप इतने रुपए की वैल्यू की किसी ब्रांड की शॉपिंग कर सकते हो। अब मुझे वाउचर अगर 3000 रुपये का मिला, मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन, अगर 3000 रुपये का वाउचर है तो वैल्यू भी कितनी होगी? 3000 रुपये की होगी ना। देखो वही बात यहाँ लिखी है, एक बार चेक करना क्या लिखा है। दी वैल्यू ऑफ टोकन और ए वाउचर और ए कूपन और ए स्टैम्प
other than postage stamp which is redeemable against a supply of goods or service or both shall be equal to, क्या कह रहे हैं, shall be equal to the money value of the goods or service or both redeemable against such token voucher और कूपन। मतलब जो मनी वैल्यू होगी, जो जो आप उन वाउचर के बदले मिल रहा है, वो वैल्यू जो होगी वो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी जी। और आपको मैं दिखाऊं, देखो ये आपका सीए वाला मॉड्यूल है ये। अच्छा एक बार ये देख लो, बाइंग और सेलिंग वाला क्वेश्चन। ए कंपनी एक्स लिमिटेड विच डील इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सेकेंड हैंड कार परचेज सेकेंड हैंड मारुति ऑल्टो कार मार्च 2014 को कितने की, ओरिजिनल प्राइस 5 लाख का है और 3 लाख फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। इट इंकर 330,000 माइनर फर्बिशिंग एंड सेल द कार 350। अब अपने आप बोल देना जी, द कंपनी डज नॉट अवेल ITC, द वैल्यू ऑफ GST पर्पज शैल बी 50,000। मतलब सेलिंग माइनस में परचेज, मतलब ये 30,000 रुपये के जो खर्चे किए होंगे ये आपके कंसीडर नहीं किए जाएंगे, बस ये बात ध्यान देना जी। ठीक है, अब यहाँ पे आओ, मेरे को जो दिखाना है आपको, ये देखो ये वाउचर वाला केस। अब वाउचर वाला केस का एग्जाम, सिर्फ एग्जाम्पल देख लो, अगर एग्जाम्पल लिखना तो एग्जाम्पल लिख लेना। इफ द 1500 वर्थ ऑफ मील कूपन आर सप्लाइड बाय टैक्सेबल पर्सन, द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सच कूपन अंडर GST लॉ विल ऑल्सो भी 1500। मतलब 1500 रुपये का अगर मैंने मील कूपन दिया है तो जितने का वो कूपन है उतनी ही वैल्यू आपकी बन जाएगी। ये हमारा कूपन वाला केस आ रहा है। ठीक है, और देखो ये जो सब रूल नंबर 6 है जी, सॉरी सब रूल नंबर 7 जो हमारा है, आपको मैंने पहले भी कहा था प्रैक्टिकली नोट रेलिवेंट है, कोई नोटिफिकेशन यहाँ पे नहीं आई है। यहाँ पे बस ये लिखा हुआ है कि अगर सप्लाई डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में हो रही है तो कुछ ट्रांजैक्शन को हम नोटिफाइड कर सकते हैं कि उसकी वैल्यू नील माननी चाहिए। अब किस ट्रांजैक्शन को नोटिफाइड करेंगे, अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन सब रूल नंबर 7 में नहीं है। एक बार सब रूल नंबर 7 पढ़ना, क्या लिखा है। The value of taxable supply provided by such class of service provider as may be notified by government, लिखा ना as may be notified by government, कुछ नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आई। On the recommendation of GST Council as referred to in paragraph 2, मतलब पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1, ठीक है, ऑफ द सेड। अब शेड्यूल 1 का पैरा 2 क्या था, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, कह रहे हैं बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन एज रेफर टू इन सेक्शन वेयर ITC हैज बीन अवेलेबल शैल बी डीम टू बी नील। तो आपकी वैल्यू जो होगी वो नील मान ली जाएगी, बस ये बात ध्यान देना चाहिए। आपकी वैल्यू क्या मान ली जाएगी, नील वैल्यू मान ली जाएगी। ठीक है, बट अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो नोटिफिकेशन नहीं आई तो हमारे एग्जाम के लिए भी एप्लीकेबल नहीं है। और अब तो वैसे भी 30 जून है, आपके एग्जाम में 30 जून तक के अमेंडमेंट आती हैं, तो अभी तक इस क्लोज में, इस सब रूल में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो ध्यान देना। अब अगर मान लो जुलाई में आती है, अगस्त में आए, सितंबर में आए, तो वो जून 22 के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होगी, बट हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। ये बात तो क्लियर है। तो कोई भी नोटिफिकेशन सब रूल नंबर 7 में नहीं है जी। ठीक है, आओ जी अब एक बार थोड़ा सा लिखो जी, ये लिखो पहले तो वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड, सब रूल नंबर 5 जी, सब रूल नंबर 5। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा हो। लिख लोगे जी पोज करके, ये लो। अब ये एग्जाम्पल भी लिख लेना चाहिए, ये एग्जाम्पल भी लिख लेना। और अगर वो CA इंस्टीट्यूट वाला एग्जाम्पल लिखना है जो मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है, वो लिखना हो वो भी लिख लेना, नहीं तो कोई फ़ायदा वैसे उसका है नहीं, क्योंकि सेम एग्जाम्पल है। मैंने इसमें 4 पार्ट लिखवा दिए, तो अगर वो लिखना है लिख लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट वो सेम ही है। एक बार पोज कर लो यहाँ पे, और पोज करके लिखो, और ये लो, ये एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ अगर लिखना है तो। ये रज, ये वाला एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे ने लिखना है 2 मिनट लगेंगे, वैसे तो 2 मिनट लगेंगे, बट ये होगा कि हमारे पास 2 एग्जाम्पल हो गए जी। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल लिख लेना जी। ठीक है नी, अब इसके बाद लिखो जी सब रूल नंबर 6 वाउचर वाला जी, सब रूल नंबर 6 लिखो जी, वाउचर वाला।
लिखो नहीं, सब रूल नंबर 6 वाउचर वाला जी। लिखो वैल्यू इन केस ऑफ वाउचर, वैल्यू इन केस ऑफ वाउचर। अब यहीं से लिख लो, ये लो जी, द वैल्यू ऑफ ए टोकन वाउचर कूपन स्टैम्प, ये वैल्यू आपकी बनेगी ये राज, यहाँ तक जी, यहाँ तक लिख लेना। और ये एग्जाम्पल भी लिख लेना जी, ये 1500 रुपये वाला एग्जाम्पल भी लिख लेना जी। ठीक है जी। उसके बाद फिर ये सब रूल नंबर 7 है जी। देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ है, नो सच सर्विस हैज़ बीन नोटिफाइड एज ऑन 31 अक्टूबर 2020। यहाँ तक कोई नहीं थी, क्योंकि जिनके एग्जाम अभी जून में ना, जून में उनके एग्जाम में अमेंडमेंट आती है दिसंबर तक की, और जो सीए वाले बच्चे हैं उनके एग्जाम में अमेंडमेंट आती है अक्टूबर तक की। तो उन्होंने बोला अक्टूबर तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। अब यहाँ पे आप लिख सकते हो 30 जून 2021, नो सच सर्विस हैव बीन नोटिफाइड एज ऑन 30 जून 21 जी। ठीक है, तो एग्जाम के लिए एप्लीकेबल भी नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम के लिए एप्लीकेबल भी नहीं है। मेन मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एग्जाम के लिए मेन जो है, एक तो मनी चेंजिंग वाला है, एक एयर ट्रैवल एजेंट वाला है, और एक लाइफ इंश्योरेंस वाला है जी। बस ये 3 ऐसे हैं जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनते हैं जी। ठीक है नहीं, ये 3 ऐसे हैं जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनते हैं। तो फाइनली अब जाके हमारा रूल नंबर 32 जो है, अब जाके हमारा पूरा खत्म हो जाता है जी। ठीक है, अब जाके हमारा रूल नंबर 32 और 31 कैपिटल है पूरा कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब जितने आप नोटिंग कर रहे हो, जितने आप नोटिंग कर रहे हो, ऐसा करता हूँ उतने मैं 5 मिनट लगाता हूँ, सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट लगा के पूरा रूल नंबर 32 फटाफट से मैं रिवाइज करा रहा हूँ, आप नोटिंग करते रहो। मैं रिवाइज कराऊंगा, आप नोटिंग भी करोगे और सुनोगे भी, ताकि फटाफट से एक बार दोबारा से रिकॉल हो जाए कि अभी तक हमने क्या किया है। इधर देखो ध्यान से। अब 15-1 हो गया, 15-2 कर लिया, 15-3 हो गया, 15-4 हो गया, 15-5 स्टार्ट किया। 15-5 हमारा स्पेशल केस में लगेगा जी, उसमें 2 रूल होंगे, 31 कैपिटल है और रूल नंबर 32। 31 कैपिटल है, बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी, हॉर्स रेस में एप्लीकेबल होगा। उसके 2 केस होंगे, लॉटरी वाला केस अलग होगा, अदर्स वाले केस अलग होंगे। लॉटरी वाले केस में गवर्नमेंट ने बोला कि चाहे वो सेम स्टेट के अंदर बेचो, चाहे वो दूसरी स्टेट के अंदर बेचो, उस केस में आपका रेट लगेगा 128%। अब 128 मतलब सॉरी 128% नहीं 28%। अब वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो गवर्नमेंट ये बात कहते हैं उस केस में वैल्यू निकालने के लिए जो उसकी फेस वैल्यू होगी और जो प्राइस नोटिफाइड होगा, विच एवरेज हायर जो होगा, उसके बेस पे लॉटरी के टिकट से मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 128 करके वैल्यू निकाल दो। ये तुम्हारी वैल्यू निकालने का तरीका होगा। बैटिंग, गैम्बलिंग और हॉर्सेस की बात करेंगे, जो फेस वैल्यू होगी उसके 100% के बराबर ही तुम्हारी वैल्यू निकल के आएगी। ये हमारा वैल्यू निकालने का तरीका है। फिर मैं 32 के पास गया। 32 में टोटल मिला के 7 सब रूल हैं। 32 1 2 3 4 5 6 7। अब 1 ने बोला जी पहली बात तो ऑप्शनल मेथड है, यूज करना है करो, नहीं करना मत करो, वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैल्यू कैसे निकालेंगे तुम आगे जाके देख लो, अगले वैल्यू निकालने के तुम्हें तरीके दिए हुए हैं। 32 हनी फटाफट से नहीं नोटिंग करते रहो, बस सिर्फ सुनते रहो, नोटिंग भी करो, सुनो भी, ताकि दोबारा से रिकॉल हो जाए। 32 हमारा मनी चेंजिंग वाला जी। मनी चेंजिंग का मतलब रुपीज से डॉलर, डॉलर से रुपीज, येन से डॉलर, डॉलर से येन, येन से पाउंड, पाउंड से डॉलर, मतलब इस तरह से अगर मनी चेंजिंग हो रही है उसके इसमें जो भी मार्जिन कमाएंगे उस मार्जिन पर टैक्सेबिलिटी क्या होगी वो हमने यहाँ पे देखना है। गवर्नमेंट कहते हैं उसके लिए सबसे पहले चेक करो कि जो आपने मनी चेंज करवानी है उसमें कोई भी करेंसी इंडियन करेंसी है या नहीं, क्योंकि अगर कोई करेंसी इंडियन करेंसी है ट्रीटमेंट करोगे अलग, अगर इंडियन करेंसी नहीं है उसका ट्रीटमेंट करोगे अलग। मान लो कोई करेंसी इंडियन करेंसी है, उसके 2 केस होंगे, या तो रेफरेंस रेट अवेलेबल होगा या रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं होगा। अगर रेफरेंस रेट अवेलेबल है, अगर आपने फॉरेन करेंसी बाय की है तो रेफरेंस रेट माइनस में बाइंग रेट हो गया, वैल्यू निकल के आ गई। अगर आपने फॉरेन करेंसी सेल की है तो सेलिंग प्राइस माइनस में रेफरेंस रेट हो गया, वैल्यू निकल के आ गई, मल्टीप्लाई कर लो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगर रेफरेंस रेट अवेलेबल नहीं है तो जो ग्रोस अमाउंट आपने चार्ज किया मतलब एक्सचेंज किया उसका 1% जो होगा वो तुम्हारी वैल्यू निकल के आएगी। और अगर मान लो कोई इंडियन करेंसी ही नहीं होगी तो अलग अलग करेंसी को रेफरेंस रेट से मल्टीप्लाई करके जिसकी वैल्यू लेस होगी उसका 1% निकाल दो, ये तुम्हारी वैल्यू निकालने का तरीका है। फिर अगर मैं क्लोज नंबर बी के पास जाऊंगा, क्लोज नंबर बी में क्या लिखा हुआ है, अगर 1 लाख रुपए तक की मनी चेंज करवानी है तो आप 1% प्लस में 250 विच एवरेज हायर लोगे। अगर 1 लाख से ऊपर की है 10 लाख तक की है तो 1000 प्लस में 0.5 मतलब 0.5 जो बनेगा वो तुम्हारी वैल्यू होगी। और अगर 10 लाख से ऊपर की है उस केस में गवर्नमेंट कहती है 0.1% और 60,000 विच एवरेज लेस जो होगा ये तुम्हारी वैल्यू होगी। ये हमने क्लोज नंबर बी के अंदर किया था। ये सारी बातें करने के बाद अगला आ गया एयर ट्रैवल वाला। अब या तो बाहर घूमोगे इंडिया से या इंडिया में घूमोगे। अगर घूमोगे इंडिया में तो बेसिक फेयर का 5%, अगर बाहर घूमोगे तो बेसिक फेयर का 10%, बाकी सारे खर्चे इग्नोर करोगे, हमें कैलकुलेशन बेसिक फेयर की करनी है।
ये बातें करने के बाद फिर अगला आ गया लाइफ इंश्योरेंस। दो केस होंगे, या तो ओनली रिस्क कवर होगा या कॉम्पोजिट सप्लाई होगा। रिस्क कवर वाले केस में जो प्रीमियम चार्ज किया होगा वही तुम्हारी वैल्यू आएगी जी। अगर कॉम्पोजिट है, अगर वो कॉम्पोजिट है तो कॉम्पोजिट मींस क्या हो गया, रिस्क प्लस में सेविंग आ गया जी। तो गवर्नमेंट कहती है पहले ये चेक करो उसने अलग से उसको इंटीमेट किया है नहीं किया, कितना वो सेविंग करेगा। अगर किया है तो वो माइनस करके बैलेंस जो होगा उसके ऊपर वैल्यू निकाल के जीएसटी लगा दो। अगर इंटीमेट नहीं किया तो अगर वो सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी है तो फिर तो 10%। अगर वो सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी नहीं है तो पहले साल में 25, अगले आने वाले साल में 12.5% ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। अगला हो गया सेकंड हैंड वाला। तो सेकंड हैंड वाले केस में जो आपका परचेज प्राइस होगा वही आपको लेना है, कोई एडिशनल खर्चे किए तो उसको कंसीडर नहीं करने। सेल प्राइस में से परचेज प्राइस माइनस करके आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। फिर अगला हो गया वाउचर वाला, जितनी वैल्यू वाउचर की होगी वो वैल्यू होगी। और डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन वाला प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है। ये सारी बातें हमने की हैं जी, बताओ। तो फाइनली अब जाके 5 मिनट में नहीं लगे होंगे और हमने रूल नंबर 32 पूरा से रिवाइज कर लिया जी, ठीक है। अब एक बार फटाफट से रूल नंबर 33 पर आओ जी। बिल्कुल सिंपल रूल है, बिल्कुल बच्चों वाला रूल है जी। रूल नंबर 33 पता है क्या है जी? रूल नंबर 33 देखना जी। अब रूल नंबर 33 का एक बार नाम पढ़ दो क्या है। वैल्यू ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ प्योर एजेंट। मैं आपको बेरक से दिखाता हूँ, ये रज। अच्छा, ये 32A जो है ना, इसको आप इग्नोर कर सकते हो जी, इग्नोर कर सकते हो। बच्चा कह रहा है क्यों सर आपको आता नहीं? हाँ, ये मान लो मुझे आता नहीं, नालायक। सर इग्नोर मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप ऊपर पढ़ो क्या लिखा हुआ है, केरला फ्लड सेस। अब केरला फ्लड सेस केरला में एप्लीकेबल है सिर्फ, ये रूल सिर्फ केरला में एप्लीकेबल है, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। हमारे एग्जाम स्टेट वाइज नहीं होते, ठीक है। और ये कब आया था? जब केरला में फ्लड आया था। आपको पता हो आज से 2-3 साल पहले, मेरे ख्याल से 2 साल पहले केरला में फ्लड आ गया था और फ्लड में बहुत नुकसान हुआ था। उस नुकसान को कवर करने के लिए केरला ने, मतलब केरला की जो उनके मतलब असेंबली है वहीं पे इन्होंने उस बजट में ही एक नया सेस इंसर्ट किया जीएसटी में, केरला फ्लड सेस। तो मेन यहाँ पे ना क्लैरिफिकेशन बस ये है कि केरला फ्लड सेस भी एक तरह से जीएसटी का रूप ही है, क्योंकि जब वैल्यू निकालते हैं ना, वैल्यू, अब याद करो मैंने कहा था वैल्यू में ऐसा कोई भी टैक्स ऐड नहीं करोगे, मतलब सॉरी वैल्यू में वो सारे टैक्स ऐड कर दोगे जो जीएसटी में सबस्यूम नहीं हुए। तो लोगों ने बोला कि वैल्यू में ना केरला फ्लड सेस भी ऐड होगा, क्योंकि केरला फ्लड सेस जीएसटी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कि भैया वो जीएसटी का ही पार्ट है, वो बात अलग है, वो केरला में एप्लीकेबल है, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए जब भी तुम वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो केरला फ्लड सेस को भी बाहर करके करोगे जी। मतलब जो आप जीएसटी के लिए ट्रीटमेंट करते हो ना, वही सेम ट्रीटमेंट केरला फ्लड सेस के लिए करना है। तो देख लो जी, चलो मैंने बता ही दिया, वैसे पूरा ही बता दिया मैंने। देखो लिखा ना फाइनेंस बिल 19, 2 साल पहले की बात कर रहे हैं। शैल बी डीम्ड टू बी द वैल्यू डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ 15, मतलब 15 में वैल्यू निकालोगे, बट शैल नॉट इंक्लूड द सेड सेस, मतलब इस वैल्यू में ये वाला सेस जो है वो इंक्लूड नहीं करोगे। ये क्लैरिफिकेशन एक तरह की बस, ठीक है जी। अब आओ जी, ये रूल नंबर 33 आपके सामने है जी, ये रूल नंबर 33 आपके सामने है। अब ये इतना लंबा चौड़ा रूल ना आपको वैसे ही लग रहा है, इसके अंदर एक्चुअल में कुछ है नहीं, इसके अंदर एक्चुअल में कुछ है नहीं। इस रूल को ना मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाना चाहता हूं जी। पहले एक बात बताओ, एक वर्ड लिखा हुआ है प्योर एजेंट। प्योर एजेंट, नाम से ही पता लग रहा है प्योर एजेंट का मतलब क्या है। प्योर का मतलब क्या है? सच्चा एजेंट। मतलब एक चीज ना नाम से ही क्लियर हो रही है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ प्योर एजेंट, मतलब ऐसा एजेंट जो सच्चा एजेंट है, मतलब ऑनेस्ट एजेंट है, जो कमीशन चार्ज नहीं करता, ऑनेस्टी से काम करता है, सच्चे दिल से काम करता है, दैट इज प्योर एजेंट। अब बच्चा कह रहा है सर क्या ऐसे भी एजेंट होते हैं? आंसर इज यस, होते हैं। उसी के लिए बस ये रूल लेकर आए हैं। और मैं एक सिंगल लाइन भी रूल की नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल का मुझे आंसर देना, लाइनें पढ़ लेना, सारी लाइनें वही लिखी हुई हैं जी। दो एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एग्जांपल देखो जब एग्जांपल क्या जी, एग्जांपल ये है, मान लो मैं सी आपके सामने हूं जी, नहीं मान नहीं लो, मैं तो असली में सी हूं, नालायक, मैं अपने आप को बोल रहा हूं मान लो मैं सी हूं जी आपके सामने। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, एक बच्चे के फादर साहब मेरे क्लाइंट हैं, क्या नाम है आपका? सूरज। मान लो सूरज के फादर जो हैं वो मेरे क्लाइंट हैं, तो सूरज के फादर मेरे क्लाइंट है, तो कंसल्टेंसी की सर्विस लेते हैं इनके फादर की, मतलब कोई कंपनी है, तो उसके रिगार्डिंग कंसल्टेंसी की सर्विस सूरज के फादर मुझसे लेते हैं और मैं इनसे फीस चार्ज करता हूँ। मान लो पर महीने, 1 महीने की इनसे फीस मैं चार्ज करता हूँ 20,000 रुपये, ठीक है। 1 साल की बात कर लेते हैं, 1 साल के सूरज के फादर से मैं 2 लाख रुपये चार्ज करता हूँ जी, कंसल्टेंसी देता हूं सूरज के फादर को और 2 लाख रुपए चार्ज करता हूं। अब मैं चाहे कोई भी, मतलब बीच में जो भी काम होगा कंसल्ट करने का, वो सारा मैं करूंगा जी। और बहुत पुराना ये मेरे, इनके फादर मेरे क्लाइंट हैं, जब से मैं सीए बना 7 साल पहले, सब तब से ही इनके फादर मेरे क्लाइंट हैं।
अब सूरज के फादर मेरे पास आए, तो मैंने सूरज के फादर ने बोला कि जी मुझे ना कंपनी इनकॉर्पोरेट करवानी है। मैं कह रही कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी। चलो बाकी मैंने कंसल्टेंसी, मैंने कहा जी मैं कंसल्ट कर देता हूँ कैसे कैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट करवानी है, कहाँ टैक्स बचेगा, सारी बातें मैंने कंसल्ट कर दी। अब आपको पता होगा जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाते हैं तो आरओसी के पास ना एक फाइलिंग फीस जाती है, आरओसी के पास फाइलिंग फीस जाती है, अगर आपको पता हो। वैसे तो आपको पता होगा, लो के महाज्ञानी मेरे सामने बैठे हैं। अब आरओसी के पास फाइलिंग फीस जाती है, मान लो वो फीस है, लेट्स टेक एन एग्जांपल 20,000 रुपए की, वो फीस मान लो 20,000 रुपए की है। अच्छा, अब ये आरओसी में फाइलिंग करवाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मेरी है, सूरज के फादर की है, सूरज के फादर की। ये मेरा काम नहीं है आरओसी में जाके इनका काम करवाना, फाइलिंग फीस करना, ये मेरा काम नहीं है, क्योंकि मैं तो इन्हें कंसल्ट करता हूं बस, बाकी सारा काम सूरज के फादर करते हैं। तो मैंने सूरज के फादर को कॉल किया, मैंने कहा जी सूरज के फादर बोल रहे हैं? कह रहे बिल्कुल सूरज के फादर बोल रहे हैं। मैं कह रही मैं विवेक बोल रहा हूँ। कह रहे अच्छा अच्छा, हाँ जी सर बोलिए। तो मैं कहा सर वो आरओसी के पास फाइलिंग फीस जमा करवानी है, वो आप जमा करवा देते थोड़ा सा, क्योंकि फिर वो काम थोड़ा लेट हो जाएगा आपका। कह रहे साहब ऐसा करो ना, आप ही करवा दो ना भाई, मेरे बिहाफ पर आप करवा दो, और जो जितने पैसे लगेंगे वो तो मुझसे ले लेना जी। अब प्लीज ध्यान सुना, सूरज के फादर ने क्या बोला? सूरज के फादर ने क्या बोला कि आप ये काम मेरे बिहाफ पर करवा दो, और जो चार्जेस लगेंगे वो तुम मुझसे ले लेना। मैंने सूरज के फादर को बोला, मैं कहा ठीक है जी, मैं वो काम करवा देता हूं। अब जैसे ही मैंने सूरज के फादर के लिए ये काम करवाया, तो क्या मैंने एक तरह से सूरज के फादर को एडिशनल सर्विस दी? नहीं दी? यस दी। सर मैंने वही सर्विस नहीं, क्योंकि मेरा काम सिर्फ कंसल्टेंसी की सर्विस देना है, ये सर्विस एडिशनल है, इन एडिशन टू कंसल्टेंसी। और जैसे ही मैंने एडिशनल सर्विस दी, मेरे चार्जेस लेना बनता है। हेलो, मेरे चार्जेस लेना बनता है, बट मैंने सूरज के फादर से कोई एडिशनल चार्जेस नहीं लिए। मैंने अपनी ऑनेस्टी से काम किया, मतलब मैं एक सच्चा एजेंट हूं, क्योंकि मैंने सिर्फ कंसल्टेंसी के ही 2 लाख रुपए लेने हैं, मैंने ये काम करने के सिंगल पैसा नहीं लेना। अच्छा आप सुनो ध्यान से, मैंने काम किया, कोई सिंगल पैसा नहीं लिया। अब सूरज के फादर फाइनल बिल के लिए मेरे पास आए, कह रहे फाइनल बिल कितना हो गया? अब फाइनल बिल ध्यान सुना, फाइनल बिल वैसे 2 लाख रुपए का तो मेरा है, और 20,000 रुपए वो वाले हैं जो मैंने पे किए थे। तो क्या मैं अब अपनी वैल्यू, ध्यान सुना, क्या मैं अपनी सर्विस की वैल्यू को 2,20,000 रुपए की वैल्यू बोलूंगा? आंसर दे दो सर। रूल नंबर 33 हमारा हो चुका है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, रूल नंबर 33 हमारा हो चुका है। आंसर दे दो बस। क्या मेरी सर्विस की वैल्यू 2,20,000 रुपए है, या मेरी सर्विस 2 लाख रुपए की है? मेरी सर्विस 2 लाख रुपए की है। जो 20,000 रुपए मैंने पे किए हैं, जो सूरज के फादर 20,000 मुझे अलग से पे कर रहे हैं, वो मेरी सर्विस के नहीं है, वो तो उस सर्विस के हैं जो उनके बिहाफ पे मैंने वो काम करवाया था, और मैंने कोई कमीशन चार्ज नहीं किया था। तो गवर्नमेंट कह रही विवेक, इसलिए तो 20,000 पे अपनी वैल्यू में ऐड करके मत दिखा, क्योंकि अगर तू वैल्यू में ऐड करके दिखाएगा भाई, ऐसा कोई खर्चा मान लो आपके बिहाफ पर मैंने पे कर दिया, आपके बिहाफ पर मैंने पे कर दिया, तो गवर्नमेंट ने कहा वैल्यू में ऐड करके दिखा। भाई सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट कहती है वैल्यू में ऐड करके दिखा। भाई तू एजेंट है, तूने कमीशन चार्ज की होगी 20,000 रुपए। मैंने कहा साहब ये कमीशन नहीं है 20,000 पे। मैंने दोबारा बोला, मैं कहा साहब ये कमीशन नहीं है, ये तो प्योर एजेंट की तरह मैंने काम किया है, इनको मैंने आगे काम करवा के दिए, और जो पैसे उन्होंने मुझसे लिए वही सेम पैसे मैंने चार्ज किए हैं, तो मेरी वैल्यू में क्यों ऐड कर रहे हो? अब देखो यहां पे क्या लिखा है, एक बार फटाफट से पढ़ लेते हैं जी। देखना जी, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में कुछ भी लिखा है वो सारी बातें बेकार की हैं। अब ध्यान से, द एक्सपेंडिचर और कॉस्ट इंकर्ड बाय ए सप्लायर एज ए प्योर एजेंट of the recipient of supply shall be excluded from the value of supply if the all following condition are satisfied। मतलब गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि आपकी वैल्यू में हम वो एक्सपेंडिचर ऐड नहीं करेंगे, मतलब वैल्यू आपकी 2 लाख रुपए की ही मानेंगे, 2,20,000 की नहीं मानेंगे। कब नहीं मानेंगे, मतलब कब ऐड नहीं करेंगे? कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन, दिस सप्लायर एक्ट एज ए प्योर एजेंट of the recipient of supply when he make the payment of third party on authorization by the recipient। उसने मुझे ऑथराइज किया, आपके फादर ने मुझे ऑथराइज किया था कि मैं पेमेंट कर दूं, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। दूसरा, द पेमेंट मेड बाय द प्योर एजेंट, मतलब मैंने ऑन द बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई हैज बीन सेपरेटली इंडिकेटेड इन द इनवॉइस इशूड बाय द प्योर एजेंट टू द रेसिपिएंट ऑन सर्विस। मतलब मैंने जब इनवॉइस इशू किया, मैंने सेपरेटली शो किया कि सर 20,000 रुपए तो वो वाले हैं जो मैंने आपको वो पे किए थे, और 2 लाख रुपए मेरी सर्विस की हैं। तीसरा, दिस सप्लायर procure by the pure agent from the third party as a pure agent of the recipient of supply are in addition to the service he is supplying on his own account। मतलब जो 20,000 रुपए हमने चार्ज किए वो एडिशन है, मतलब इन एडिशन टू मैंने 2 लाख रुपए चार्ज किए, उस 2 लाख में चार्ज नहीं किए। क्योंकि सर अगर ये मेरी नॉर्मल सर्विस ही होती फिर तो मेरी फीस 2 लाख रुपए थी ना।
तो ये मेरी एडिशनल सर्विस थी जिसके लिए मैंने 20,000 रुपये चार्ज किए, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, इसलिए 20,000 रुपये तेरी वैल्यू में ऐड नहीं होंगे, तेरी वैल्यू 2 लाख की बनेगी और जीएसटी 2 लाख पर ही एप्लीकेबल होगा। आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ जी, ये मेरा एग्जांपल नहीं है, फाइनेंस मिनिस्ट्री का जी, ये एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्ट्री का, सर मेरा एग्जांपल नहीं है। देखो जी क्या लिखा है, कॉर्पोरेट सर्विस फर्म, मतलब एक सीएस है, उसकी वो कॉर्पोरेट सर्विस दे रहा है, फर्म ए इज एंगेज टू हैंडल द लीगल वर्क परटेनिंग टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी बी, ठीक है, अदर देन इट्स सर्विस फीस, मतलब कंसल्टेंसी फीस के अलावा, ए ऑल्सो रिकवर फ्रॉम बी रजिस्ट्रेशन फीस एंड अप्रूवल फीस फॉर द नेम ऑफ कंपनी पेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, मतलब आरओसी के पास फीस जमा करानी है उसके लिए, द फीस चार्ज बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड अप्रूवल ऑफ द नेम ऑफ कंपल्सरी लेविड ऑन मिस्टर बी, वो मिस्टर बी पे लगी है। ए इज मेयरली एक्टिंग एज ए प्योर एजेंट in the payment of those fees, therefore a recovery of such expenditure is a disbursement and not part of the value of supply made by A to B। वही बात आ गई जी। तो ये रूल नंबर 33 है बस। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि बच्चों को रूल नंबर 32 से 35 इतने मुश्किल क्यों लगते हैं। और मुश्किल पता क्यों लगते हैं सर, मुश्किल लगने का रीजन एक है, वो समझ नहीं पाते, लॉजिक को रटने की कोशिश करते हैं बस। और अगर आपने थोड़ा सा भी लॉजिक समझा हो और आपके दिमाग में पहले ही आ चुका हो कि वैल्यू ऐड नहीं होना चाहिए, और होगा भी क्यों सर, क्योंकि जब मैंने कुछ एडिशनल कंसिडरेशन चार्ज ही नहीं किया तो फिर वैल्यू ऐड क्यों करेंगे वो। ठीक है, तो ये हमारा रूल नंबर 33 है जी। लो जी, अब इसको लिखना है हमने। लो जी, ऐसा करो, यहां से उतार लो जी, बेयर एक्ट के बजाय रूल नंबर 33 की हेडिंग डालो। रूल नंबर 33, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ प्योर एजेंट। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ प्योर एजेंट। अब यहां से लेके ना, यहां से लेके सप्लाई एज ए प्योर एजेंट, यहां से लेके यहां तक उतार लो बस। ठीक है, यहां से लेके यहां तक उतार लो। और अगर इसको इंग्लिश में लिखना है तो ऐसे लिख लेना, प्योर एजेंट का, प्योर एजेंट मीन्स एक ऐसा एजेंट जो बिना कमीशन के किसी के बिहाफ पे काम करे, उसको प्योर एजेंट बोलते हैं नॉर्मली। एक ऐसा एजेंट जो बिना कमीशन के किसी के बिहाफ पे काम करे, उसको प्योर एजेंट बोलते हैं जी। ठीक है, नहीं एक बार ये पोस्ट करके लिख लेना, बस यहीं तक लिखना जी, आगे चाहे मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस यहीं तक लिखना। और इसके बाद ना, इसके बाद इसको लिखने के बाद ये एग्जाम्पल आपने उतारना है फिर, ये वाला जी, ये कॉर्पोरेट ऑफिस वाला, चाहे कॉर्पोरेट ऑफिस की जगह CS कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिसिंग ऑफिस लिख लेना, अपना नाम लिख लेना जी यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक जी। ठीक है नहीं, यहां से लेके यहां तक। हो गया जी। तो अब जाके हमारा रूल नंबर 33 कंप्लीट हो गया, 32 पूरा हो गया, 33 हो गया, 34 को आप करोगे पेंडिंग। क्यों करेंगे पेंडिंग, क्योंकि इसको हम करेंगे कस्टम के अंदर, क्योंकि ये बताता है कि अगर आपने कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है, उस केस में रेट ऑफ एक्सचेंज लेना पड़ेगा। क्योंकि मान लो मैंने एक्सपोर्ट किया तो बाहर से डॉलर आ गए, मान लो उस डॉलर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो रेट ऑफ एक्सचेंज मैं कौन सा लूँगा, रेट ऑफ एक्सचेंज किस दिन का लूँगा, कौन सा लूँगा, ये सारी बातें हम कस्टम में डिस्कस करेंगे। तो रूल नंबर 34 जो है वो लिंक करता है कस्टम से जी। ठीक है, और जिन बच्चों ने कस्टम पढ़ा हुआ है, वैसे तो किसी बच्चे ने भी पढ़ा नहीं, मैंने तो पढ़ाया नहीं है, बट अगर कोई बच्चे पुराने भी हैं जिन्होंने दोबारा से क्लास ली है, ठीक है, तो उन्होंने मे भी अगर पहले कस्टम पढ़ा तो याद करो, कस्टम एक वैल्यूएशन का चैप्टर होता है। वैल्यूएशन के चैप्टर में आप कौन सा लेते हो फॉरेक्स का रेट, वहाँ पर मैंने डिस्क्लोज किया हुआ है जी, तो वहीं से मैं रूल नंबर 34 लिंक कर दूंगा जी। ठीक है,
तो उसको पेंडिंग कर देना और लिख देना विल डू आफ्टर कस्टम। इसको लिख देना जी विल डू आफ्टर कस्टम, इसको हम कस्टम में करेंगे जी। ठीक है जी। लो जी, रूल नंबर 34 ना नोट्स में भी लिख लेना, नोट्स में लिख लेना रूल नंबर 34 विल डू आफ्टर कस्टम, ताकि याद रहे बाद में कि हमें कस्टम में करना है जी। और 35 तो हमने पहले ही कर लिया जी। 35 तो हम रूल पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं कि अगर वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, अगर वैल्यू इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है तो उसको एक्सक्लूसिव कैसे करेंगे, ये तो आपको पता ही है ना। मान लो याद करो वैल्यूएशन के चैप्टर में मैंने कहा था 11,80,000 वैल्यू है, उसमें 18% जीएसटी है, तो 1180 डिवाइड बाय 118 मल्टीप्लाई 100, तो वो रूल नंबर 35 था जी। ठीक है, वो रूल नंबर हमारा 35 था, तो रूल नंबर 35 लिख लेना जी। रूल नंबर 35 लिखना 34 को पेंडिंग करके रूल नंबर 35 लिखो जी। आपको मैं लिखवा देता हूं, ये रहा रूल नंबर 35, ये लो जी। रूल नंबर 35 है वैल्यू ऑफ सप्लाई इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। तो देखो वेयर द वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी द अमाउंट शैल बी डिटरमाइन इन द फॉलोइंग मैनर। कैसे निकालेंगे टैक्स, वही डिवाइड बाय 118 मल्टीप्लाई 18, और वैल्यू कैसे निकालेंगे, डिवाइड बाय 118 मल्टीप्लाई 100, या फिर वैल्यू इंक्लूसिव में से जीएसटी हटा के आपकी वैल्यू आ जाएगी जी। ठीक है, तो ये रूल नंबर 35 लिख लेना जी। और अगर इसका एग्जाम्पल लिखना, एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है कि 2,06,000 रुपये की वैल्यू है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी, तो 118 मल्टीप्लाई 100 कितना आएगा जी, 2,06,000। एक बार चेक करता हूँ, 2,06,000 यहाँ पे क्या, ये रहा कैलकुलेटर, 2,06,000 2,06,000 डिवाइड बाय 118 मल्टीप्लाई 18, तो आएगा 31,423 रुपये। ठीक है जी, ये जीएसटी और बाकी आपकी वैल्यू है जी। ये आपका रूल नंबर 35 है। ठीक है, तो फाइनली अब जाके हमारे रूल नंबर 32 से लेके 35 पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और वैल्यूएशन का पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है जी। ठीक है जी, तो उम्मीद करूंगा जी अब कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। 32 हमने बहुत बढ़िया तरीके समझा सर, उससे आसान तरीका नहीं हो सकता, सही बता रहा हूँ सर। वो सबसे बेस्ट तरीका समझा हमने डायग्राम बना के, और वो डायग्राम आपके दिमाग में अगर इमेज कितना छप चुके हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ एग्जाम में कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा जी। ठीक है, बाकी 27 to 31 हम पहले कर चुके हैं, और सेक्शन जो है ऑलरेडी हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो लो जी अब एक एग्जाम्पल मुझे देना है आपको लाइफ इंश्योरेंस वाले का जी। एग्जाम्पल लिखो जी, ये एग्जाम्पल के अभी डिस्कस कर लेते हैं जी, उसको ना अभी लिखवा के अभी कंप्लीट कर लेंगे, ताकि फिर अगली क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करें आराम से। ठीक है, अगली क्लास में हम ताकि आराम से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लो जी एग्जाम्पल लिखो जी। एग्जाम्पल है एक एलआईसी कंपनी, उसने प्रीमियम चार्ज किया ये जो मैं एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ ये क्वेश्चन भी सीए फाइनल के एग्जाम के अंदर बना हुआ जी। ये क्वेश्चन भी सीए फाइनल के एग्जाम के अंदर बना हुआ जी। प्रीमियम चार्ज फॉर ओनली रिस्क कवर, ओनली रिस्क कवर 25 लाख रुपए। प्रीमियम चार्ज किया ओनली रिस्क कवर के लिए 25 लाख रुपए का जी। प्रीमियम फ्रॉम न्यू सब्सक्राइबर्स, जो नए इस पॉलिसी में ऐड हुए हैं उनसे प्रीमियम चार्ज किया फॉर फर्स्ट ईयर 40 लाख रुपए। रिन्यूअल प्रीमियम, अगले साल से तो उसको रिन्यू कराना पड़ेगा, अगले साल से तो उसे रिन्यू कराना पड़ेगा, वो है उसका अमाउंट देना पड़ेगा 80 लाख रुपए जी। ठीक है, सिंगल प्रीमियम एन्युटी पॉलिसी
ये है 90 लाख रुपए। बताओ जी वैल्यू कितनी आएगी जी, बताओ जी फटाफट से वैल्यू कितनी आएगी। अब ये क्वेश्चन सीए फाइनल के एग्जाम में 5 नंबर का बना हुआ है जी। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन सीए फाइनल के एग्जाम में 5 नंबर का बना हुआ है। अब बताओ इसके अंदर वैल्यू कितनी आएगी। प्रीमियम चार्ज किया, ओनली रिस्क कवर है जी। अब अगर ओनली रिस्क कवर है, ओनली रिस्क कवर वाला है, तो वैल्यू कितनी आएगी? 25 लाख तो ये आ जाएगी जी, 25 लाख तो ये निकल के आएगी वैल्यू। प्रेजेंटेशन कैसे करोगे? टेबल फॉर्म में करोगे ना, टेबल फॉर्म में करोगे। क्या लिखोगे जी? कंप्यूट दी वैल्यू अंडर रूल नंबर 32 सब रूल नंबर 3, सब रूल नंबर 3 नहीं, सब रूल नंबर, हाँ सब रूल नंबर 4, क्योंकि 3 तो हमारा, 2 हमारा मनी चेंजिंग वाला है, 3 हमारा है एयर ट्रैवल एजेंट वाला, 4 हमारी ये वैल्यू है। तो वैल्यू एक तो 25 लाख तो ये निकलेगी। उसके बाद ये प्रीमियम फॉर न्यू सब्सक्राइबर फर्स्ट ईयर के लिए, तो अगर फर्स्ट ईयर के लिए 40 लाख चार्ज किया, उसका 25% जी, याद करो फर्स्ट ईयर के लिए 25% होता है, तो 40 लाख, तो 40 लाख का 25% कितना निकल के आएगा जी? 10 लाख रुपया आएगा। उसके बाद ही सब्सिक्वेंट ईयर में 80 लाख रुपए, तो पहले साल में 25 है, आने वाले साल में क्या बन जाएगा जी? 12.5%। तो आने वाले साल के अंदर बन जाएगा 12.5% जी। 80 लाख का अगर मैं 12.5% देखूंगा तो मेरे ख्याल से बनेगा 10 लाख ही बनेगा जी। 10 लाख बनेगा, कितना बनेगा? शायद मेरे ख्याल से 10 लाख ही बनेगा, यस 10 लाख ही बनेगा जी। और फिर सिंगल प्रीमियम पॉलिसी है तो भैया वो 90 लाख है, उसका 10% आप जानते हो। सिंगल प्रीमियम वाले का क्या करते हैं? 10% करते हैं, तो 9 लाख ये बन गया जी। तो ये बन गया 35 45 54 लाख आपकी वैल्यू निकल के आ गई जी। आपकी वैल्यू 54 लाख निकल के आ चुकी है। ये लो जी, ये आपकी वैल्यू है जी, ठीक है, ये आपकी वैल्यू निकल के आई है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन सकते हैं जी बस, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आपका LIC वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया होगा। बस आपने अब एक काम करना है जी, अब बेयर लॉ को छोड़ देना, क्योंकि बेयर लॉ हम एक बार पढ़ चुके हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बेयर लॉ की लैंग्वेज आप याद नहीं कर सकते, बिना बात के बेयर लॉ पे मत अटके रहना सर। जो क्लास में नोटिंग कराई है, डायग्राम बनाए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट जी, मोर देन सफिशिएंट, इससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। और वो डायग्राम हमारे बेयर लॉ के अंदर से ही बने हुए हैं, ठीक है जी। चलो जी, फिर अब नेक्स्ट क्लास में, मतलब कल की क्लास में सुबह हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब वो कौन सा होगा वो कल ही बताऊंगा, ठीक है। एक बार आज मैं आपका सारा देखूंगा कि कौन कौन से नंबर की वेटेज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बेस पे फिर कल एक नया बिल्कुल चैप्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हमारे वैल्यूएशन तक हमारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, और यहाँ तक उम्मीद करूँगा आपको समझ में आ चुका है जी, ठीक है। तो फाइनली अब जाके वैल्यूएशन का हमारा क्लास खत्म हो गई। मेरे ख्याल से आज हमारी 7th क्लास थी या 6th क्लास थी वैल्यूएशन की, मेरे ख्याल 7th थी शायद, मतलब 6th या 7th क्लास थी, बट कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर हमारा बढ़िया से कंप्लीट हो गया जी, क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमारी अच्छे से हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा जी आपको। रूल भी कंप्लीट हो गए, सेक्शन भी कंप्लीट हो गए, ठीक है। चलो जी, फिर तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे जी। अब बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर जी, बाय बाय जी। बस कल आपने इसकी रिवीजन करके आनी है अच्छे ढंग से, और कोई भी डाउट होगा आपने मुझे व्हाट्सएप कर देना जी, ठीक है। बाय बाय जी, गॉड ब्लेस यू जी, बाय बाय।